नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। फोन की घंटी बजती है। हेलो रमन, तुम रेडी हो गए? फोन के दूसरी ओर से आवाज आई। हाँ यार, बस थोड़ी बहुत पैकिंग बची है, वही कर रहा हूँ, रमन ने कहा। और सुनो ना, सामान सब अच्छे से ले लेना। और थॉमस है ना, उसने कहा है कि तुम्हारा जो रेड जैकेट है ना, वह लेते हुए आना। वह तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा कॉल तब लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें कह दूं। ठीक है, चलो फोन रखती हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है, रमन की दोस्त रिम ने कहा। और फिर दोनों ओर से फोन रख दिया गया। रमन एक 22 वर्षीय नवयुवक है जो कि कॉलेज में पढ़ता है। वह मूल रूप से भारतीय है लेकिन बचपन से ही अमेरिका में रहता है। उसका पूरा परिवार कई सालों से अमेरिका में ही रह रहा है, इसीलिए भारतीय मूल का होने के बावजूद वह अब अमेरिका का निवासी है। उसके 3 सबसे अजीज दोस्त रिम, थॉमस और कुमार हैं। चारों बचपन से साथ में ही स्कूल गए और अब कॉलेज भी साथ में पढ़ते हैं। रमन कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। बात ऐसी है कि अभी ठंड का महीना चल रहा है, तो रमन के कॉलेज की ओर से एक पिकनिक आयोजित की गई है जिसकी तैयारी रमन और उसके दोस्त कर रहे थे। उसी के लिए रिम ने उसे फोन किया था क्योंकि रमन अक्सर अपनी चीजें भूल जाया करता था, इसलिए उसकी दोस्त रिम उसे समय समय पर याद दिला दिया करती थी। चूंकि दोनों का घर आसपास ही था, इसलिए वे साथ में ही कॉलेज आना जाना करते थे। और कुमार व थॉमस थोड़ी दूर रहते थे, तो वे उन्हें कॉलेज में ज्वाइन कर लेते थे। चारों मिलकर खूब मस्ती करते थे और इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी थी। थॉमस तो अमेरिकन ही था लेकिन उसके तीनों दोस्त भारतीय मूल के थे। वह उन्हें बहुत मानता था और उनके साथ रहकर थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख गया था। बोलना उसे थोड़ा ही आता था लेकिन समझ वह पूरी तरह जाता था। सारी बातचीत के बाद रमन अपना बैग पैक करने लग गया। पैकिंग करते हुए उसे याद आया कि रिम ने कहा था कि वह अपना रेड जैकेट लेता आए जो थॉमस को बहुत पसंद है। मुस्कुराते हुए उसने अपनी अलमारी से वह जैकेट निकाली और बैग में रख दी। वे लोग एक पहाड़ी क्षेत्र में पिकनिक के लिए जा रहे थे। उस वैली का नाम था हिल गुआमा। पिकनिक 3 दिन के लिए आयोजित की गई थी और वहां काफी ठंड थी, इसलिए रमन ने गर्म कपड़े भी ध्यान से रख लिए। ऐसे ही अगर रमन को कोई चीज पसंद आ जाती तो वह थॉमस या कुमार से ले लिया करता। इसी तरह तीनों, रमन, कुमार और थॉमस, जो भी उन्हें पसंद आता वे आपस में बांट लेते थे या एक्सचेंज कर लेते थे। तभी नीचे से उसकी मम्मी की आवाज आई जो डिनर के लिए पुकार रही थी। कुछ देर बाद रमन नीचे आया और तब तक उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना लगाकर रख दिया था। कुछ ही देर में उसके पापा भी आ गए और तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। वह भले ही इतने सालों से अमेरिका में रह रहे थे लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भूले थे। खाना खाने से पहले सभी ने प्रार्थना की और फिर भोजन शुरू किया। ये सारे संस्कार उन्हें अपने बड़ों से मिले थे। रमन के दादाजी भारतीय संस्कृति को बहुत मानते थे लेकिन कई सालों से वे भी जापान में रह रहे थे। जापान में इसलिए क्योंकि जब शुरू में उन्हें नौकरी मिली थी तो वह जापान में ही नियुक्त हुए थे। वक्त के साथ वे वहीं बस गए। बचपन में रमन के माता पिता भी जापान में ही अपने अभिभावकों के साथ रहते थे। बाद में कुछ काम के सिलसिले में वे भारत आए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ व्यापार खड़ा करें, पर वर्षों जापान में काम करने की आदत और कार्यशैली की वजह से भारत में व्यापार को लेकर कुछ बात जमी नहीं, इसलिए वे वापस जापान चले गए। भारत में भी उनके कई रिश्तेदार थे, तो बीच बीच में वे लोग मिलने आते रहते थे। बाद में जब रमन के पिता युवा हो गए और उनकी शादी के बाद उन्हें अमेरिका में नौकरी मिल गई तो वे अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में बस गए। रमन के दादाजी वक्त के साथ रिटायर हो चुके थे लेकिन अब उनका मन जापान में लग गया था, इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते थे। रमन के पापा ने कई बार उन्हें अमेरिका में बसने के लिए कहा लेकिन वे मना कर देते। उन्हें जापान के वातावरण और जीवन शैली की आदत हो चुकी थी। इधर रमन अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहता था। जब भी छुट्टियां होती या कोई त्योहार आता तो वे लोग जापान दादा दादी से मिलने चले जाते। हालांकि काफी समय पहले रमन के दादाजी का देहांत हो चुका है। अब केवल दादी ही हैं जिनका वे लोग पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन वो अकेली होने के बावजूद अमेरिका आने से मना कर देती थी। हालांकि रोज फोन पर उनकी बातचीत जरूर होती रहती थी। रमन और उसके माता पिता उनकी सेहत और हालचाल की पूरी जानकारी रखते थे। तो माय डियर सन, पैकिंग हो गई? रमन के डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ पापा, ऑलमोस्ट हो ही गई है। वो तो अच्छा हुआ रिम का फोन आ गया था। थोड़ा बहुत जो मैं भूल गया था उसने याद दिला दिया, रमन ने खाना खाते हुए कहा।
वैसे रिम तो तुम्हारा बड़ा ध्यान रखती है, क्यों? रमन के पापा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो रमन थोड़ा झेंप गया। पापा, आप भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं यार, उसने मन ही मन कहा। फिर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं पापा, वो मेरी अच्छी दोस्त है बस, जैसे थॉमस और कुमार हैं, बिल्कुल वैसी ही। एक कौर मुंह में रखते हुए रमन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, जैसा तुम हमें समझाना चाहो या फिर जैसा हम समझें। उसके पिता फिर मुस्कुरा दिए और रमन फिर से झेंप गया। आप भी ना, उसे डिनर तो करने दीजिए अच्छे से, हर बार रिम के नाम से छेड़ते रहते हैं। रमन की मम्मी अपने पति से बोली। हाँ ना, देखो ना मम्मी, वही तो। रमन भारी समझदारी दिखाता हुआ बोला। हालांकि झेंप वह पहले ही गया था। फिर वह अपना खाना खत्म करने लगा। ऐसी ही हल्की फुल्की मस्ती के बीच उन्होंने अपना रात का खाना समाप्त किया, क्योंकि सुबह रमन को अपनी पिकनिक के लिए निकलना था। इसलिए आज उसे रात को जल्दी सोना था ताकि वह सुबह जल्दी उठ सके। रमन खाना खाकर उठ गया, हाथ धोया और फिर अपना मोबाइल लेकर बैठ गया और उससे खेलने लगा। तभी रमन के पापा उसके पास आए और बोले, अच्छा रम, सुनो, दादी का फोन आया था, वह तुमसे बात करना चाहती थी। तुम तब अपनी पैकिंग में बिजी थे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, और तुम्हारा फोन भी एंगेज आ रहा था। अरे पापा, तो आपने मुझे बताना चाहिए था ना, आप जानते हो ना, चाहे दुनिया का कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन जब दादी का फोन आता है तो मैं उनसे बात करता ही करता हूँ। एक बार आप मुझे आवाज तो दे देते। वैसे जब दादी कॉल कर रही होंगी शायद तभी रिम का फोन आ गया था, लेकिन मुझे उनका कोई मिस कॉल या नोटिफिकेशन नहीं दिखा। उसने मोबाइल चेक करते हुए कहा, हाँ तभी तो कह रहा हूँ, तुम्हारा कॉल एंगेज बता रहा था और हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू आया हो, इसके वजह से तुम्हें उनकी कॉल की नोटिफिकेशन भी नहीं आई। खैर छोड़ो, अभी बात कर लो। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो मैं वैसे भी करने ही वाला हूँ, वह बोला और जल्दी से अपने फोन में अपनी दादी को कॉल लगाने लगा। रमन के पिता वहां से चले गए। फोन लगते ही कुछ ही देर बाद दूसरी ओर से एक हल्की धीमी सी आवाज आई, जो किसी बुजुर्ग महिला की थी। वह रमन की दादी थीं और अब काफी बूढ़ी हो चुकी थीं, इसलिए फोन पर धीरे धीरे ही बात करती थीं। हेलो दादी। हाँ कैसा है बेटा? तुझे फोन कर रही थी, तेरा फोन नहीं लगा? उसकी दादी ने कहा। हाँ दादी, जब आपका कॉल आया था तब मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था और मुझे बाद में कॉल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। आई थिंक कोई नेटवर्क इश्यू हो गया था इसलिए। चलो कोई नहीं। और दादी, आपने खाना खा लिया? तू तो जानता है ना, मुझसे अब ये खाना भी जल्दी नहीं खाया जाता, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, है ना मेड, जबरदस्ती खिला ही देती है। तुम लोगों की बहुत याद आती है, उसकी दादी एक सांस भरती हुई बोली। फिर आगे कहा, विकी रमन के पिता तो बीच बीच में मिलने आ जाता है अनीता, रमन की माँ के साथ, और वह मेरा ख्याल भी अच्छे से रख रहा है। उसने जो मेड लगा रखी है ना, वो है ना, वह मेरा अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन तुम लोगों की कमी खलती तो है। दादी ने उदासी से कहा। दादी तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैंने तो कितनी बार कहा है, हम सब ने कहा है कि आप यहाँ अमेरिका में आ जाइए, लेकिन ना कभी दादा आए ना आप ही आने को तैयार होती हो। रमन ने प्यार भरे शिकायती लहजे में अपनी दादी से कहा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उतना ही अपने दादाजी से भी, लेकिन उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी दादी अब अकेले ही जापान में रहा करती थी, इसीलिए कई बार उन लोगों ने उन्हें अमेरिका में आकर रहने का आग्रह किया, लेकिन वह मना कर देती थी क्योंकि चाह कर भी वहां आ नहीं सकती थी। इसीलिए रमन के पिता विक्की ने उनके लिए जापान में ही एक मेड रखी थी जो उनका पूरा ख्याल रखती थी। बीच बीच में रमन के पिता और माँ उनसे मिलने चले जाते थे, बस रमन ही नहीं जा पाता था। उसका बहुत मन करता था, लेकिन वह चाहकर भी नहीं जा सकता था। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मेरा भी मन करता है अब अपने आखिरी पल तुम लोगों के साथ ही बिताऊं, लेकिन एक डर भी तो हमेशा साथ रहता है। बोलते हुए अचानक से वो रुक गई। हाँ दादी, मैं भी तो आ जाता, बेध्यानी में रमन के मुंह से निकल गया, पर जल्द ही उसका ध्यान गया कि वह ये क्या बोल रहा है। वह अब वहां कभी नहीं जा सकता था। ये याद आते ही वह बोलते हुए रुक गया। वो भी खामोश हो गया और कुछ ही देर के लिए सही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। शायद कुछ उसे याद आ गया था। फोन पर कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर रमन जैसे अपने होश में आया। उसके बाद उसने भी दादी से बात जारी रखी, जो कुछ देर से खामोश थी। उनकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो दादी, उसने कहा। तभी उसकी दादी का स्वर सुनाई दिया। वह बोली, हाँ तो मैं बोल रही थी कि मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी तो बात वैसे भी हो ही जाती है, और आजकल तो वीडियो कॉल का भी जमाना है, तुम तो जानते हो। रोज तुम्हें देख लेती हूं तो भी मुझे तसल्ली हो जाती है। वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोल रही थी, लेकिन उनकी बातों से यह भी पता चल रहा था कि वह सिर्फ बात को बदलना चाहती थीं, जो कुछ देर पहले शायद उनके मुंह से अनजाने में निकल गई थी, और जिसकी वजह से रमन भी कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। हाँ दादी, वो तो है, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखा करो। आप जानती हो ना,
मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वह भी सामान्य होते हुए बोला। फिर आगे उसने कहा, अच्छा दादी, कल मेरी पिकनिक जा रही है गुआना वैली। वहां 2 दिन के लिए कैंपिंग के लिए जाना है। मैं तो बहुत मजे करने वाला हूँ। वह भारी उत्साह से बोला। तू अकेला जा रहा? उसकी दादी बोल ही रही थी जब रमन जल्दी से बोला, क्या दादी, आप भी ना? पिकनिक भी कोई अकेला जाता है क्या? आप जानती हो ना मेरे वो 3 फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, रिम, थॉमस और कुमार। उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। बाकी हमारे कॉलेज का स्टाफ है और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। उसने बाकी जानकारी देते हुए कहा। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अपना, क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है, तो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना? उसकी दादी फिक्र जताती हुई बोली। दादी प्लीज, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, अच्छे से ध्यान रखूंगा। और मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे वो 3 दोस्त भी हैं ना? हंसते हुए उसने कहा। हाँ हाँ जानती हूँ। चल ठीक है, अब जल्दी से सो जा, कल तुझे जल्दी उठना भी तो होगा ना? उसकी दादी फोन पर बोली। रमन ने फोन पर ही वक्त देखा और फिर कहा, अरे हाँ दादी, कल मुझे जल्दी उठना भी है, क्योंकि पिकनिक के लिए हमें ठीक 7 बजे पहुंचना है। ओके दादी, तो चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अगर वहां पर नेटवर्क होगा तो कोशिश करूंगा आपसे बात करने की, ठीक है? नहीं तो मैं वहां से आकर आपसे बात करूंगा। हाँ चल ठीक है, बस अपना ध्यान रखना, उसकी दादी फिक्र से बोली। ओके दादी, चलो अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लव यू एंड मिस यू सो मच, उसने कहा। मिस यू टू बेटा, गॉड ब्लेस यू, उन्होंने कहा। उसके बाद रमन ने फोन काट दिया और फिर जल्दी से वह अपने कमरे की तरफ भागा। उसकी थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई थी, उसे जल्दी से उसे पूरा करना था। फिर उसे सोना भी तो था, वरना वह जल्दी उठने वालों में से कहाँ था। पर कल पिकनिक है तो जल्दी उठना है और जाना तो है ही। कहीं बाहर जाने के लिए वो बराबर उठ जाता था, वरना ऐसे रोज 10 बार अलार्म बजकर बंद हो जाए तो भी वो उठने का नाम नहीं लेता था। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और बाकी जो बचा हुआ सामान था उसकी भी पैकिंग कर ली। अपने शूज और ब्लूटूथ उसने ऊपर ही रख दिए ताकि सुबह उठकर ध्यान से ले सके। रेड वाला जैकेट भी उसने थॉमस के लिए बैग में सबसे ऊपर रख लिया था ताकि वह थॉमस को दे सके। फिर उसने अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया और अपने बिस्तर पर पसर गया। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जल्द ही खोल भी दी। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। वैसे तो सब ठीक ही था, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो भुलाई नहीं जाती। वैसी ही जैसी उसकी दादी से आज बात करते करते अचानक ही अनजाने में वह बातें निकलने को हुई और रमन को जैसे कुछ याद सा आ गया था। वैसे तो वह आज काफी बड़ा हो गया था, परिपक्व था, लेकिन बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कुछ डरावनी स्मृतियां याद करके वह आज भी कांप जाता। वह थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने जल्दी से अपने दिमाग से उस सोच को झटका। क्या सोच रहा हूं मैं भी? कल एक तो पिकनिक जाना है और बेवजह दिमाग में ये सब बातें आ रही हैं। कूल डाउन रमन, कूल डाउन। लंबी लंबी सांसें लेते हुए वह खुद से मन ही मन बोला। फिर उसने खुद को शांत किया और हमेशा की तरह सोने से पहले अपने इष्ट का नाम लिया। ये उसकी आदत थी बचपन से, खासकर उस घटना के बाद से जिसने बचपन में उसे काफी डरा दिया था। तब से ही वह रात को प्रार्थना करके ही सोता था। आज तो फिर वही पुरानी बात कुछ याद आ गई थी, तो एक कोना मन का डर से भरा हुआ था। पर वह बड़ा और परिपक्व हो चुका था। बचपन की तरह बात बात पर डरता नहीं था अब। इसीलिए उसने खुद को तसल्ली देते हुए शांत किया। फिर कल की पिकनिक के बारे में और क्या क्या करना है, उन सभी योजनाओं को याद करते हुए वह सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में था। सुबह का अलार्म बजा। 5:30 बज रहे थे। अलार्म की एक आवाज सुनते ही वह जल्दी से उठ बैठा। वैसे तो कितनी ही बार अलार्म बजता था रोज, और वह हमेशा उसे बंद करके 5 मिनट करते हुए सो जाया करता। लेकिन आज पिकनिक का दिन था, तो वह कैसे ना जल्दी उठता। गजब तो यह था कि आज अलार्म की एक ही आवाज पर वह उठ गया था। उठते ही उसने अलार्म की तरफ यूं देखा जैसे वह खुद का शुक्र मना रहा हो कि आज वह कितनी जल्दी उठा, वो भी अलार्म की एक आवाज में। फिर वह जल्दी से उठा और वॉशरूम गया। कुछ ही देर में वह फ्रेश होकर बाहर आया। उसने अपना बैग समेटा और लेकर नीचे आया। तब तक उसकी माँ ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था और पिकनिक में ले जाने के लिए कुछ टिफिन भी रख दिए थे। मम्मी यार, ये टिफिन विफिन मत दो, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं। मैंने आपसे कहा ना, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ। ये टिफिन की जरूरत नहीं है मम्मी, रमन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे तो क्या 2 दिन तक वहीं का खाना खाएगा? अब तू तो जानता है ना, ये अमेरिका है, यहाँ पर घर जैसा अपना इंडिया का खाना थोड़ी ना मिलेगा। वहां पर तुझे वहीं कुछ विदेशी जैसा आइटम खाने के लिए मिलेगा। इसलिए ये ले, इसमें बढ़िया चटपटा नाश्ता है जो 2-3 दिन आराम से चल जाएगा। मुझे मालूम है जब तू वहां का खाना खाएगा ना तो तुझे जरूर याद आएगी, इसलिए चुपचाप रख ले, समझा? और तेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद है, इसलिए तुम सब के लिए मैंने पैकिंग कर ली है। बीच बीच में जब भी भूख लगे या मन करे खा लेना। उसकी माँ बोलती हुई उसकी बैग में वह सब टिफिन रखने लगी।
रमन यह देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह जानता था उसके ना कहने पर भी उसकी माँ थोड़ी ना मानने वाली थी। और हाँ, ये बात तो सही थी कि 2 दिन कैंपिंग में जो मिलने वाला खाना है वह तो खा लेगा, लेकिन घर में अपनी माँ के हाथ का बना भारतीय व्यंजन जरूर याद आएगा। और उसका दोस्त थॉमस, उसे तो वैसे भी बहुत पसंद है भारतीय खाना, इसलिए वह जानता था कि उसकी माँ ने उन सभी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार किया था, जो कि 2 दिन आराम से चल जाने वाला था। उसके बाद रमन नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ते में भी बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में दही था। रमन उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करने लगा। अरे आराम से, अभी बहुत टाइम है। देख, घड़ी में सिर्फ 6 बज रहे हैं। फिर 7-9 बजे कॉलेज पहुंचना है। कॉलेज पहुंचने के लिए तुझे 15 मिनट ही लगने वाले हैं, रमन की माँ ने उसे टोकते हुए कहा, क्योंकि रमन इस तरह से जल्दी जल्दी खा रहा था जैसे कि उसे चलती हुई ट्रेन पकड़नी हो। तभी दरवाजे की बेल बजी। रमन की माँ ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा दी। सामने रिम खड़ी थी। अरे रिम, आओ अंदर, चलो तुम भी नाश्ता कर लो, उन्होंने उसे अंदर आते हुए कहा। हाँ हाँ, वह तो मैं बिल्कुल करती ही जाऊंगी। आपके हाथों के बने आलू के पराठे थोड़ी ना मिस करूंगी, उसने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। फिर रमन की माँ ने उसे भी नाश्ता परोस दिया। रिम ने रमन को देखा और उसे धीरे से कोहनी मारी। रमन ने हड़बड़ाकर उसे देखा तो रिम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिर वह बोली, उठने के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकता था? तुझे कल कहा था ना मुझे फोन करना जब तू उठ जाएगा। वो तो अच्छा है, मुझे याद आया, पर यहां तो कमाल ही हो गया, जनाब तो टाइम से उठ गए। हल्के व्यंग्य से वह मुस्कुराकर बोली। रमन चुप था। फिर वो आगे बोली, साथ में तो हमें जाना ही है, बोल देता तो मैं आ जाती। फिर भी आ गई मैं, नहीं तो तू तो आज आंटी के हाथ का ब्रेकफास्ट मिस ही करवा देता। वह पराठे का एक कौर मुंह में डालते हुए बोली, जैसे कि मैं तुम्हें कॉल नहीं भी करता और तुम जैसे कि यहां पर आने ही नहीं वाली थी, है ना? उसने रिम को प्यार से चिढ़ाते हुए कहा। तो रिम ने उसे घूर कर देखा। अरे बाबा, अभी सब छोड़ो और जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना भी है ना? उसकी माँ दोनों को देखते हुए बोली। फिर दोनों ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया और नाश्ता करने लगे। थोड़ी ही देर में रमन के पापा भी नीचे आ गए। फिर रमन ने झुककर अपने माता पिता के पैर छुए और निकलने को हुआ। रिम भी जल्दी से सामने आकर दोनों के पैर छूने लगी तो रमन के पापा अपनी पत्नी की ओर देखकर धीरे से मुस्कुरा दिए और उनकी पत्नी ने भी उनकी मुस्कुराहट में उनका साथ दिया। मैं तुम्हें छोड़ दूं? रमन के पापा ने कहा, लेकिन रमन ने मना कर दिया। मैं यहां से चला जाऊंगा और कार को कॉलेज में ही पार्क कर दूंगा, अपना बैग समेटते हुए उसने कहा। फिर सबसे विदा लेते हुए वह घर से बाहर निकल गया। चलो आंटी अंकल, मिलते हैं फिर, रिम ने जाते हुए अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अच्छा सुनो, पहुंचते ही कॉल करना, ठीक है? मम्मी ने कहा तो राघव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने पापा से कहा, पापा, दादी का कॉल आए तो उन्हें बताना कि हो सके तो मैं आकर ही बात करूंगा। अगर वहां नेटवर्क इश्यू ना रहा तो मैं उनसे बात कर लूंगा, पर फिर भी उनको बता दीजिएगा। कहते हुए उसने दरवाजे के साइड में टंगी कार की चाबी ली और बाहर चल दिया। फिर उसने कार निकाली और रिम और रमन दोनों ही कार में बैठ गए। रमन और रिम दोनों ही कार में बैठे और कॉलेज की तरफ जाने लगे। वह कुछ दूर चले ही थे कि रिम ने रमन को कार रोकने के लिए कहा। रमन ने उसकी तरफ उलझन से देखा तो रिम ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, अरे बुद्धू, मेरा बैग तो ले लूं कि बिना बैग के ही चली जाऊं? तब रमन का ध्यान गया कि रिम के घर के सामने ही गाड़ी रुकी हुई थी, क्योंकि उसका घर रमन के घर से थोड़े आगे ही था। रिम जल्दी से उतरी और घर के अंदर जाने लगी। जाते जाते उसने रमन से भी अंदर आने को कहा, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल जल्दी में है। फिर वह अंदर गई और कुछ ही देर में अपना सामान लेकर बाहर आई। सामान देखकर रमन भी बाहर आया और उसकी थोड़ी मदद करने लगा। तब तक रिम के मम्मी पापा भी बाहर आ गए थे। फिर उन्होंने भी दोनों को अपना ख्याल रखने की बात कहते हुए पिकनिक के लिए विदा किया। सारा सामान कार में रखकर वे दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में थे कि कुमार और थॉमस को फोन कर दिया ना? रमन ने रिम से पूछा, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में वह उन्हें कॉल करना भूल ही गया था। हाँ, कर दिया है। मैं जानती थी कि तुमसे तो ना होने वाला है, उन्हें सुबह ही कॉल कर दिया था। तुम जानते हो ना दोनों कितनी गहरी नींद में सोते हैं, अलार्म भी उन्हें उठा नहीं सकता। 8-9 बार कॉल किया तब जाकर दोनों उठे। वे दोनों भी निकल गए हैं, बस कॉलेज पहुंचने वाले हैं। रिम ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। चलो ठीक है, रमन ने कहा। कुछ देर बाद वे लोग अपने कॉलेज पहुंच चुके थे। रमन ने अपनी कार कॉलेज के पार्किंग एरिया में खड़ी कर दी। फिर अपना सामान लेकर वे लोग उस ओर चल दिए जहां पर सभी स्टूडेंट्स को जमा होना था। पिकनिक के लिए जितने भी स्टूडेंट्स जाने वाले थे सभी वहां जमा हो चुके थे। कॉलेज का स्टाफ और टीचर्स भी वहां मौजूद थे और बस पहले से खड़ी थी। अब 7-9 बजने वाले थे और तब तक सभी जाने वाले स्टूडेंट्स वहां पर आ चुके थे। तभी थॉमस और कुमार भी वहां आ गए और उन्हें देखकर रमन उनसे गले मिला। रमन, हैव यू ब्रॉट द रेड जैकेट? क्या तुम रेड वाला जैकेट ले आए? थॉमस ने रमन से पूछा। ओह यस, ऑफ कोर्स यार,
अपने बैग की ओर इशारा करते हुए रमन ने मुस्कुराते हुए कहा। थॉमस ने टूटी फूटी हिंदी में रमन को गले लगाते हुए कहा, अरे यार थॉमस, ना बोली जाती तो ट्राई मत कर। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद होता है, कुमार थॉमस की चुटकी लेते हुए बोला। थॉमस ने चिढ़कर बुरा सा मुंह बनाया। अरे यार, कोशिश तो करता है, यही बहुत है, रमन ने थॉमस के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तभी कॉलेज की ओर से अनाउंसमेंट हुई कि सब लोग पिकनिक के लिए रेडी रहें और फिर धीरे धीरे सब लोग बस में चढ़ने लगे। कुमार सबसे पहले बस में चढ़ा और जल्दी से 3 सीटें रिजर्व कर ली। जब बाकी स्टूडेंट्स पीछे से आने लगे तो उसने उन्हें रोककर कहा कि यह उसके दोस्तों के लिए है। फिर जब पीछे से रिम, थॉमस और रमन आए तो वह देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुमार ने हमेशा की तरह उनके लिए सीटें रिजर्व कर रखी थीं। उसके बाद चारों ही एक साथ बैठ गए। हुर्रे, हे, मजा आने वाला है ब्रो, कुमार ने हाई फाई करते हुए रमन और थॉमस से कहा तो रिम ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे यार, मैं भी हूं, बनावटी गुस्से से वो बोली। फिर चारों ने ही एक दूसरे से हंसते हुए हाई फाई किया और हंसी खुशी पिकनिक के लिए निकल गए। बस स्टार्ट हो चुकी थी और वे लोग गुवाना वैली के लिए निकल चुके थे, जहां 2 दिनों के लिए उन्हें कैंपिंग करनी थी। रमन ने अपने घर फोन लगाकर बता दिया था कि वो और बाकी सब बस में बैठ चुके हैं और शाम तक पहुंच जाएंगे। हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए आखिरकार वे शाम तक गुवाना वैली पहुंच गए, लेकिन उन्हें आगे पैदल चलकर ही जाना था, इसलिए कॉलेज की सारी बसें नीचे ही पार्क कर दी गईं। आगे उन्हें कुछ दूरी चलकर उस जगह पहुंचना था जहां से असली वैली शुरू होती थी। वहां तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगने वाले थे। अब शाम हो चुकी थी, इसलिए पहाड़ में चढ़ाई करना सुरक्षित नहीं था। इसी कारण वहीं रात को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जहां बस की पार्किंग थी, वहीं साइड में एक बड़ा सा गेस्ट हाउस था, जहां सभी को कमरे दिए गए थे। हर कमरे में 2-2 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। थॉमस और कुमार एक साथ रुक गए और रमन अपने ही क्लास के लड़के जैक के साथ रुक गया। रिम भी अपनी क्लास की एक फ्रेंड एमिली के साथ एक रूम में रुक गई। इस तरह कॉलेज का पूरा स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में 2-2 की जोड़ियों में ठहरे थे। लड़कियां एक साथ और लड़के एक साथ। कुछ ही देर में सभी ने डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोने से पहले रमन, थॉमस, कुमार और रिम चारों ने एक साथ थोड़ी मस्ती की, बातचीत की और फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, क्योंकि सुबह उन्हें 5 और बजे उठना था और वैली की चढ़ाई करनी थी। वे लोग 8 बजे तक वहां पहुंचने वाले थे और फिर वहीं से कैंपिंग शुरू होने वाली थी। सोने से पहले रमन ने अपने घर कॉल किया और थोड़ी देर बात की। उसके पिता ने बताया कि उसकी दादी उसे कॉल कर रही हैं पर फोन नहीं लग रहा। फिर रमन ने कहा कि शायद कल पहाड़ों पर नेटवर्क ना हो तो वह बाद में बात करेगा। उसने दादी को भी फोन मिलाया पर उनका कॉल भी नहीं लग सका। यह नेटवर्क इशू दादी से बात करते वक्त ही क्यों आते हैं। मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए वह खुद में बड़बड़ाया। फिर उसे सुबह जल्दी उठना भी था तो वह सो गया। आखिरकार सुबह हो ही गई और सब अपने समय पर उठकर तैयार हो गए। फिर कॉलेज के स्टाफ और टीचर्स के निर्देशों पर वे सभी 2-2 की रो में चलते हुए आगे बढ़ने लगे। रमन, थॉमस, रिम और कुमार ये चारों साथ साथ ही चल रहे थे। पता है यार, पहाड़ों में कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है, सच्ची, रिम भारी उत्साह से बोली, क्योंकि सुबह सुबह उस पहाड़ी का नजारा दूर से बेहद सुंदर दिखाई पड़ रहा था। और वैसे भी रिम तो प्रकृति की दीवानी थी, इसलिए उसे ऐसी चीजें बहुत एडवेंचरस लगती थीं। हाँ यार, वो तो सही है। अगर इस साल ये कैंपिंग ऑर्गेनाइज नहीं होती तो भी मैंने तो सोच लिया था कि इस बार वेकेशन में हम लोग कैंपिंग के लिए जरूर जाते, रमन ने कहा। यस, यू आर राइट ब्रो, कुमार और थॉमस ने एक साथ कहा। पास से तो और भी सुंदर दिख रही थी। फिर वे लोग उस पर चढ़ाई करने लगे। 2 घंटे के बाद वे लोग उस पहाड़ पर पहुंच चुके थे। ऊपर का दृश्य बहुत ही सुंदर था और अब 2 दिनों के लिए उनकी कैंपिंग वहीं पर होने वाली थी। ऊपर पहाड़ पर आगे बहुत ही घना जंगल और काफी प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई थी। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले कुछ देर सभी ने आराम किया। वैसे भी उस वैली की चढ़ाई ज्यादा कठिन नहीं थी, पर 2 घंटे चलने के कारण सब थोड़ा थक गए थे, तो सभी ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद कॉलेज के सभी स्टाफ ने कैंपिंग के लिए टेंट अपने आदमियों से लगवाना शुरू किया। तब तक सारे स्टूडेंट्स को एक तरफ ब्रेक दिया गया और नाश्ता परोसा गया। अरे यार, व्हाट्स दिस? नाश्ते में सैंडविच और उबले हुए किडनी बीन्स। अरे यार, ये खाकर पेट तो भर जाएगा लेकिन मन थोड़ी भरेगा, रिम ने सैंडविच का एक बाइट लेते हुए कहा। तो चलो ठीक है, मन भरने के लिए ये खा लेंगे, रमन ने अपने बैग से कुछ टिफिन निकालते हुए कहा, जो कि उसकी मम्मी ने उसे दिए थे। यह देखकर उसके तीनों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टिफिन देखते ही सभी खुश हो गए। वाओ, आंटी के हाथ के स्नैक्स, अब तो मैं इसी को खाऊंगी, रिम टिफिन को जल्दी से अपने पास लेते हुए बोली। उसकी यह बच्चों जैसी हरकत देखकर रमन मुस्कुरा दिया। तभी उसने देखा कि कुमार और थॉमस उसे घूर कर देख रहे हैं, जैसे शिकायत कर रहे हो कि हमारी क्या गलती जो हमारे लिए कुछ नहीं भेजा। उनके मन को समझते हुए रमन ने भी उनकी तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा,
टेंशन मत लो यार, तुम दोनों के लिए भी है, कहकर उसने उनकी ओर भी टिफिन बढ़ा दिया। क्या बात है? थैंक्स ब्रो, कुमार और थॉमस बोले। मम्मी ने बहुत सारा स्नैक्स भेजा है, 2 दिन हमें आराम से चल जाएगा, बीच बीच में खाते रहना है बस, जब यहाँ के खाने से मन नहीं भरे तो, रमन हंसते हुए बोला। सभी खुश थे कि यहाँ भी घर का खाना तो था। रमन ने मोबाइल निकाला तो देखा वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अच्छा हुआ कि उसने पहले ही बता दिया था कि यहाँ शायद नेटवर्क ना रहे, वरना उसके माता पिता फिक्र करते। फिर कुछ समय बाद सभी पास ही बने जंगल में गए, जहां पर वे लोग थोड़ा बहुत घूमने फिरने वाले थे। तब तक वहां सभी के टेंट लग रहे थे। ऐसे ही घूमते फिरते मस्ती करते हुए शाम हो गई। सभी ने बहुत मस्ती की और जी भरकर सेल्फी और फोटो खींचे। दोपहर के लंच और उसके बाद थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद वापस सभी लोग अपनी अपनी जगह लौट आए। तब तक टेंट लग चुके थे। सभी टेंट एक एक की रॉ में लगे हुए थे और सामने बोनफायर की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका था और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा था। इसीलिए सभी टेंट्स के सामने एक बोनफायर तैयार की गई थी। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। उसके बाद शाम होने पर डिनर के साथ साथ बोनफायर का भी सभी ने मजा लिया। सभी लोग अपने अपने बोनफायर के आसपास गोल घेरा बनाकर बैठे और अपनी अपनी बातें करने लगे। तब तक रात हो चुकी थी। तभी कॉलेज की एक टीचर मिस मैरी वहां आईं और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स से कहा कि अब रात हो चुकी है और सभी को अपने अपने टेंट में चले जाना चाहिए। चाहे तो जो लोग आपस में दोस्त हैं वे कुछ समय साथ में बिता सकते हैं, लेकिन जब आखिरी टाइम सोने का आएगा तब सभी लोग अपने अपने टेंट में ही जाएंगे। टेंट में 2 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। हर एक टेंट में 2 लोग रह सकते थे। पिछली बार की तरह इस बार भी थॉमस और कुमार एक टेंट में थे। रमन अपने क्लासरूम के दोस्त जैक के साथ था और रिम एमिली के साथ। जैसे कि पिछली बार उन्होंने रूम पार्टनर के रूप में डिवाइड किया था। अभी सभी बातें कर रहे थे। अरे तेरी दोस्त एमिली किधर गई? कुमार ने रिम से पूछा। तो रिम ने अंगूठे से पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह भी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। जैसे हम यहाँ पर एक दूसरे को पका रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही। रिम ने कुमार को चिढ़ाते हुए कहा तो कुमार खींच गया। कितना अच्छा होता अगर तीनों साथ में होते तो मजा आ जाता, कुमार ने फिर कहा तो रिम ने चिढ़कर उसे देखा। रिम लड़की थी तो वह उनके साथ एक टेंट में नहीं रह सकती थी। यह देखकर कुमार ने थॉमस को हाई फाइव देते हुए जोर से हंसी मारी। उसकी शक्ल देखकर तीनों ही हंसने लगे और फिर बाद में रिम ने भी हंसी में उनका साथ दिया। थॉमस कम ही बोलता था, पर वह कोशिश करता था कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत हिंदी में बात करे, जिससे उसकी हिंदी में सुधार हो सके। बाकी तो वैसे भी वह कम बोलता था। अब रात होने वाली थी। जहां दिन में वह वैली हरी भरी दिख रही थी, वहीं रात में हर तरफ अंधेरा था। पर कैंपिंग की जगह पर अच्छी खासी रोशनी थी। बोनफायर जल रहे थे और बैटरी लाइट्स भी लगी हुई थीं, जिससे हल्की हल्की रोशनी बनी हुई थी। रात हो चुकी थी और सभी को अपने अपने टेंट में सोने के लिए जाना था। सो फ्रेंड्स, नाउ वी मस्ट गो टू स्लीप इन आवर टेंट्स। अब हमें सोने चले जाना चाहिए, थॉमस ने कहा, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। फिर सभी ने सहमति जताई और अपने अपने टेंट में सोने चले गए। आधी रात का समय था। उस वैली में सन्नाटा पसरा था। बीच बीच में दूर जंगलों से कुछ जानवरों और पक्षियों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जो काफी दूरी पर थीं। टेंट के बाहर बोनफायर जल रहा था। दिन भर की थकान के कारण सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। रमन भी नींद में था और उसकी बगल में थोड़ी दूर उसका दोस्त जैक भी सोया हुआ था। तभी रमन को अचानक लगने लगा कि उसे बहुत ठंड लग रही है। इसी वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने पाया कि वह जगह ही अलग है। वहां चारों तरफ घना अंधेरा था। उस अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गया। वह तो पिकनिक पर गुवाना वैली में कैंपिंग के लिए आया था। वह तो अपने टेंट में था। वह अभी सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उस अंधेरे जगह पर एक सफेद धुआं सा उभरने लगा। वह धुआं सफेद बादलों जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें मटमैला रंग भी दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह धुआं बड़ा होने लगा और एक आकृति का रूप लेने लगा। वह आकृति अभी भी धुंधली थी, लेकिन वह एक औरत जैसी लग रही थी, जो लंबाई में बहुत लंबी थी, हद से भी ज्यादा लंबी। तभी एक मर्दाना भारी सी आवाज में पो पो करती हुई एक आवाज उस आकृति से निकली, जो दिखने में स्त्री जैसी थी। उसने अपने हद से ज्यादा लंबे दोनों हाथ सामने कर दिए, जैसे वो रमन को अपनी तरफ बुला रही हो, और सामने खड़ा रमन बुरी तरह से पसीने में नहा गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन सा उठ गया। नो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे बचा लो दादाजी, मुझे बचा लीजिए दादाजी। रमन उठो, तुम्हें क्या हो गया रमन? What's wrong with you, रमन? Get up, रमन, रमन। और अचानक रमन अपनी नींद से जाग गया। कुछ देर तो उसे समझने में ही लग गया कि वह अभी अपने टेंट में ही है। फिर उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और सामने उसके दोस्त रिम, थॉमस और कुमार बैठे हुए थे
जो उसे कब से आवाज दे रहे थे। पास में ही जैक और एमिली भी थे, जो बड़ी उलझन में उसे देख रहे थे, और कॉलेज के 2 टीचर्स भी वहां आ चुके थे। रमन, आर यू ओके? कॉलेज की एक टीचर ने रमन से पूछा। ओह यस मैम, आई एम फाइन, मे बी इट वॉज अ ड्रीम। रमन ने खुद को शांत दिखाते हुए जवाब दिया। रमन ने देखा कि बाहर भी कुछ स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। शायद जब वह नींद में बड़बड़ा रहा था तब जैक ने उसे देखा और आवाज दी, लेकिन रमन लगातार बोलता रहा और बहुत डरा हुआ लग रहा था। यह देखकर जैक बाहर निकला और सबसे पहले रमन के दोस्तों को बुलाया। धीरे धीरे शोर बढ़ा, जिससे आसपास के टेंट्स में सोए स्टूडेंट्स भी जाग गए। पास ही टीचर्स का टेंट था, इसलिए वे भी वहां आ पहुंचे। रमन अब ठीक था, या वह सिर्फ ऐसा दिखा रहा था कि वह ठीक है। फिर टीचर ने रमन से अपना ध्यान रखने को कहा और सभी को अपने अपने टेंट में जाने के लिए कहा। सभी वापस अपनी जगह चले गए, सिर्फ रमन के दोस्त उसके साथ रह गए। रमन, तुझे क्या हो गया था? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? कुमार ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। लेकिन रमन भी क्या कहता। भले ही वह सपना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी उसकी आंखों के सामने ही हो। वो आकृति अपने लंबे हाथ फैलाकर उसे ही बुला रही हो। आखिर वह बचपन का डर, जिसे वह बुलाने की कोशिश तो करता है लेकिन भूल नहीं पाता। वो डर जिसने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी ही बदल दी। रमन चुप था। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं कुमार। घंटा ठीक हो? देखो, पूरे गीले हो गए हो पसीने से। इतना भी स्केरी ड्रीम देखा क्या? हाँ, तो फिर बताते क्यों नहीं? रिम परेशानी में चिढ़ते हुए बोली। उसे रमन की फिक्र थी और उसकी बातें टालने की वजह से वो चिढ़ रही थी कि ये अपनी परेशानी भी नहीं बता रहा। थॉमस भी परेशान था, पर वह कुछ नहीं बोला। सुनो प्लीज, मैं ठीक हूं, अभी आराम करना चाहता हूं। तुम लोग भी सो जाओ, बाकी बातें कल करते हैं, प्लीज। रमन सभी से बोला। वह अब थका हुआ लग रहा था। सभी को उसकी बातें सही लगी। वो वैसे भी परेशान था। उसका आराम करना ही सही था। अपना ध्यान रखना, कहकर सब चले गए। सिर्फ कुमार वहीं रुका था। रमन को याद आया, कल बातों ही बातों में अनजाने में दादी से बात करते हुए उसे वे बातें याद आ गईं, और इसी वजह से उसके मन के कोने में वह बात उथल पुथल कर रही थी। और शायद इसी वजह से आज उसे वह सपना दिखाई दिया। एक तरह से वह हेलुसिनेशन ही था जो शायद उसे हुआ था। वह तो सपना था, लेकिन बचपन में जो उसके साथ वह डरावनी घटना हुई थी, उसे तो वह आज तक नहीं भूल पाया। वह तो सच्ची थी। उसी वजह से कल बातों ही बातों में, जाने अनजाने में, वह घटना फिर से ताजा हो गई थी। मन के एक कोने में तो बसी हुई थी ही, और फिर आज रमन को वह सपना दिखाई दिया। इसका एक कारण यह भी था कि वह एक नई जगह पर आया था, और यह जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई जगह थी। ऐसी जगहों पर अक्सर कभी कभी हैलुसिनेशन हो जाया करता है, और जैसे कि रमन के लिए यह जगह नई थी। कल दादी से बात करते वक्त अचानक उसके मन में वो डरावनी स्मृतियां फिर से उठने लगीं, और आज वह सपना उसे दिखा। वह सोच ही रहा था जब कुमार की आवाज देने पर उसका ध्यान भटका। यार सुनना, मैं यहां तेरे पास टेंट में सो जाता हूं, उसने रमन से कहा। फिर जैक की तरफ देखते हुए बोला, जैक, सम कोऑपरेट प्लीज। जैक भी समझ सकता था, इसलिए यह सही था कि उसके दोस्त ही उसके साथ रहे। इसीलिए वह थॉमस के साथ चला गया, और कुमार रमन के साथ टेंट में रहा। रमन की इस हालत को देखकर परेशान तो सभी थे, लेकिन उसने उन सबको आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसका मन तो नहीं कर रहा था कि सोए, लेकिन कुमार ने उसे कहा कि वह सोने की कोशिश करे। कुमार उसके सर पर अपना हाथ रखकर थपथपाने लगा। फिर रमन सोने की कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद लगी, और इस बार वह आराम से सोया। उसे कोई सपना दिखाई नहीं दिया था। सुबह हो चुकी थी। सभी तय समय पर जाग चुके थे। उनके टेंट से कुछ ही दूर जो जंगल था, वहां पास में एक झरना था। वहीं पर सभी को नहाने के लिए जाना था। बाकी सब तैयारी करनी थी। थोड़े समय बाद सभी लोग तैयार हो गए थे। सभी नाश्ता कर रहे थे। रमन, रिम, थॉमस और कुमार साथ में ही थे। रमन शांत था और चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। रिम उसे देख रही थी। यार रिम, ऐसे घूरना बंद करो प्लीज। लगातार घूर रही रिम को उसने खींचते हुए कहा। यार मैं मानती हूं कि कल जो सपना था उससे तुम कितना डर गए थे। मतलब इतना पसीने से गीले हो गए थे। कुछ तो बताओ यार, रिम ने चिंता से कहा। यस रमन, शी इज राइट, हम सही। रिम की बातों का समर्थन करते हुए थॉमस और कुमार ने भी कहा। पहली बार उन्होंने रमन को इस तरह से देखा था तो उन्हें थोड़ी फिक्र तो हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी रमन को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। वह इसके पहले भी साथ कई बार बाहर घूमने के लिए गए थे। कई दिनों तक वे लोग बाहर अलग अलग जगह भी घूमे, ठहरे, लेकिन कभी भी रात को इस तरह से रमन को घबराया हुआ उन्होंने पहली बार देखा था। इसीलिए उन्हें फिक्र हो रही थी। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं यार। अभी नई जगह है तो हो सकता है कभी कभी हैलुसिनेशन हो जाते हैं। ये काफी नॉर्मल है यार। सो डोंट वरी, तुम लोग फिक्र मत करो। ओके, हम लोग एंजॉय करने आए हैं,
रमन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। फिर उसके दोस्तों ने भी सहमति दी कि हाँ, शायद हो सकता है कि रमन को हैलुसिनेशन हुआ हो। कभी कभी नई जगह पर, खासकर पहाड़ों और जंगलों में ऐसा हो जाता है, तो शायद रमन को भी ऐसा कुछ हुआ होगा। यह सोचकर उन लोगों ने भी राहत की सांस ली। आज कैंपिंग का दूसरा दिन था और बस आज रात ही वे लोग टेंट, प्रकृति की सुंदरता और बोनफायर का मजा लेने वाले थे। कल सुबह सभी निकलने वाले थे। आज वे करलोस घाटी और ग्रीन वाटर जाने वाले थे, जो वहां से कुछ दूर था। दिन भर कैंपिंग कर सभी लोग थक गए थे। शाम होते होते रात हो चुकी थी, इसलिए जल्दी खाना खाकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट में जाकर सो गए। रमन और उसके दोस्तों ने कुछ देर आपस में बातें की, फिर वे लोग भी जाकर सो गए। आज भी रमन के साथ कुमार था। वैसे दिन भर रमन घूमने फिरने में काफी व्यस्त था, तो अभी वह खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। उसने घर पर फिर फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था, इसलिए फोन नहीं लग रहा था। वैसे भी वह कहकर आया ही था कि शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। रात हो चुकी थी, सभी सोए हुए थे। बाहर बोनफायर जल रहे थे, जो कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। कुमार और रमन गहरी नींद में सोए थे। बाहर आसपास के पेड़ों से उल्लू और चमगादड़ों की आवाजें आ रही थीं। ये एक सामान्य बात थी। इधर रमन को फिर से वही सपना आया जिसमें एक सफेद धुआं एक लंबी ऊंची औरत का रूप ले रहा था और पो 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 करती हुई वह कानों को चीर देने वाली भारी आवाज फिर से सुनाई देने लगी। उस वक्त रमन सपने में था। वह फिर से डरने लगा और नींद में ही बड़बड़ाने लगा। इस बार कुमार उठ गया और ज्यादा शोर न करते हुए उसने रमन को जगाने की कोशिश की। रमन, उठना, क्या हुआ? वह उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रमन काफी गहरी नींद में था। इसलिए कुमार ने पास ही पड़ी बोतल उठाई, उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर रमन के चेहरे पर छिड़क दिया। पानी का छिड़काव होते ही रमन हड़बड़ाते हुए झटके से उठा और उसने अपनी आंखें खोल दी। वह चिल्लाने ही वाला था कि कुमार ने उसका मुंह हल्के से दबा दिया और उसे शांत रहने के लिए इशारा किया। रमन, रिलैक्स, मैं कुमार हूं, ओके? तू ठीक है, कूल डाउन, कूल डाउन, वह उसे शांत करते हुए बोला। रमन को याद आया कि वह सपना देख रहा था। फिर उसने खुद को थोड़ा शांत किया। कुमार ने रमन के मुंह पर से अपना हाथ हटाया और कहा, सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और न ही तेरे चेहरे पर पानी डालना चाहिए था, पर तू इतनी गहरी नींद में था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जोर जोर से बोलने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि कल की तरह बाकी सारे लोग जाग जाएं और बेवजह परेशान हों। तू जानता है ना यार, अक्सर छोटी छोटी बातों का इश्यू बन जाता है, इसीलिए सही किया तूने। ठीक हूं मैं, रमन ने कहा, लेकिन वह थका हुआ लग रहा था। हाँ ना, ठीक है, अभी तू तो ऐसे ही बोलेगा कि तू ठीक है, जबकि मैं खुद देख रहा हूं कि कल की तरह आज भी तू शायद कोई सपना देख रहा था, और आई थिंक कल वाला ही सपना तुझे फिर से दिखाई पड़ा था, क्योंकि सेम वही बात तू बार बार दोहरा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुझे क्या हुआ है। ऐसा तो आज से पहले कभी तेरे साथ हुआ नहीं, कुमार ने परेशानी से कहा। तो रमन चुप बैठा रहा। वह बस नीचे जमीन को घूर रहा था। कल की तरह वह नहीं चाहता था कि सभी लोग फिक्र करने लगे। वे लोग यहाँ एंजॉय करने आए थे, लेकिन इस सपने की वजह से रमन घबरा गया था। उसने खुद को काफी जब्त करते हुए शांत रखने का भरसक प्रयास किया कि यह बस एक सपना था। उसे पता था कि अगर उस दिन वो बात ही नहीं छिड़ती तो शायद वह नॉर्मल ही रहता। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो काफी हद तक जीवन को प्रभावित करती हैं, जो यादों के रूप में पीछा नहीं छोड़ती। सुबह हो चुकी थी और आज घर जाने का समय था। इन 2 दिनों में सभी ने गुआना वैली में बहुत मजे किए थे। फिर सुबह सभी ने ब्रेकफास्ट किया और वे लोग नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। सारे टेंट्स और बाकी का सामान भी समेट लिया गया था। सब वापसी के लिए तैयार थे। सभी लोग लाइन लगाकर नीचे उतरने लगे। चढ़ने में जहां उन्हें 2-2.5 घंटे लगे थे, उतरने में उन्हें पहले से कम समय लगा। उतरते ही वे लोग थोड़ा आगे चले, फिर नीचे बने हुए गेस्ट हाउस में गए, जहां पहले भी वे ठहरे थे। वहां सभी अच्छे से फ्रेश हुए और फिर दोपहर का लंच कर वे लोग अपने शहर जाने के लिए निकल गए। सभी लोग अपनी अपनी बसों में बैठ गए। हर बार की तरह कुमार ने इस बार भी बस में 3 सीटें रिजर्व करके रखी थीं, लेकिन इस बार उसने सबसे पीछे की सीटें रिजर्व की थीं। कुछ ही देर में सब लोग बस में बैठ चुके थे। कुमार, थॉमस, रिम और रमन पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। बस अपने गंतव्य की ओर निकल गई। फिर रमन ने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि अब मोबाइल में नेटवर्क अच्छे से आ रहा था। उसने जल्दी से कॉल किया। फोन उसकी मम्मी ने उठाया था। उसने फोन में बताया कि वे लोग यहाँ से निकल गए हैं और रात तक पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ने भी अपने अपने घर फोन करके बता दिया था। बस चल रही थी। रमन शांत था। रिम गौर से उसे ही देख रही थी। आज से पहले उसने रमन को इतना परेशान नहीं देखा था और कुमार की भी वही हालत थी। वह भी यही सोच रहा था। थॉमस ज्यादा तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह यह जरूर समझ गया था कि रमन थोड़ा परेशान है।
गाइस, मुझे तुम सभी को कुछ बताना है। कुमार के कहते ही उसके दोस्तों ने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा, पर रमन ने खींचते हुए उसकी ओर देखा। वह नहीं चाहता था कि कुमार कुछ बताए, लेकिन कुमार ने बताना जारी रखा। इसे फिर कल रात वही सपना आया था। इसने मुझे मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यह तो कुछ बताने वाला है नहीं। कुमार ने कहा तो रमन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुमार को उससे फर्क नहीं पड़ा। वह आगे बात जारी रखते हुए रमन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देख रमन, मैं जानता हूं तू कुछ डिस्टर्ब है। एक सपना कंटिन्यू 2 दिन दिखाई देना यह नॉर्मल नहीं है ना। और पीछे की सीट मैंने जानबूझकर चुनी ताकि हम आराम से बातें कर सकें। और यहां तो बाकियों को समझने से रहा। वह सामने इशारा करते हुए बोला, जहां बाकी सारे स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स बैठे हुए थे। सारे ही अमेरिकन थे और उन्हें वैसे भी भाषा समझ नहीं आती थी। थॉमस ही था जिसे हिंदी अच्छी समझ आती थी, बस वह ठीक से बोल नहीं पाता था क्योंकि वह उनका दोस्त था और साथ ही रहता था। इसलिए कुमार ने यही सही समय समझा कि रमन से अब बातें करे, वरना घर जाकर रमन फिर से सारी बातें टालने की कोशिश करेगा। सही किया तूने, यह तो वैसे भी कुछ बताने से रहा। अच्छा हुआ। चल रमन, अब जल्दी से बोल, क्या बात है? ऐसा भी क्या देखा तूने कि तू इतना डर गया था? प्लीज बताना यार, दोस्त है ना हम तेरे, मानता है ना? रिम ने रमन के हाथों में अपना हाथ रखते हुए कहा। यस मैन, यू मस्ट से, प्लीज, तुम्हें कहना ही चाहिए। थॉमस भी रिम और कुमार की बातों से सहमत होकर बोला। अब रमन के पास और कोई रास्ता नहीं था, और अब तो उसके दोस्त उसे समझते हैं। वे यह चीज मजाक में कतई नहीं लेंगे, उसकी बातों को समझेंगे। वह सोच रहा था उसे बचपन में हुई उस घटना को बताना ही होगा। हालांकि उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वह सच्ची भी तो थी और वह जानता था कि उसके दोस्त उसकी बातों पर भरोसा करेंगे। आज तक वह वैसे भी उन्हें इसलिए नहीं बता पाया था क्योंकि वह सोचता था कि वे क्या सोचेंगे, यकीन करेंगे भी या नहीं। लेकिन अब उसे भरोसा हो गया था कि उसके दोस्त जरूर समझेंगे। यह वही राज था जो आज तक उसके माता पिता, उसके दादा दादी और गिने चुने कुछ रिश्तेदारों को ही पता था। अब वह राज अपने दोस्तों को भी बताने जा रहा था। हाँ, अब कहना ही होगा। आखिर कब तक छुपाएगा वो भी? वह कुछ देर नीचे फर्श को घूरता रहा, मानो वह उस याद से दूर जाना चाहता हो, पर जा भी नहीं पा रहा था। फिर उसने सबकी तरफ देखा। उसके दोस्त शांति से उसे ही देख रहे थे। रमन ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई, फिर उसने बताना शुरू किया। वह फर्श को घूरते हुए बोला, बात तब की है जब मैं 9 साल का था, मतलब 13 साल पहले। बीच में ही कुमार बोल पड़ा। रिम ने उसे चिढ़कर देखा और थॉमस ने अपनी भौहें उचकाकर बोरियत से उसे यूं देखा जैसे उसने कोई बहुत नई और कीमती बात बता दी हो। एक काम कर, तू ही बोल, रिम ने खींचते हुए कहा। तो कुमार सकपका गया। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ, तो आगे। कुमार ने ऐसे कहा जैसे कि वह कितना सीरियस होकर रमन की बातें सुनने वाला अकेला वही हो। रिम और थॉमस ने एक दूसरे को देखकर बोरियत से कंधे उचकाए। ओके गाइज, रिलैक्स। हाँ तो सुनो, रमन अपनी बात जारी रखते हुए बोला। उसने कहा, तो यह बात तब की है जब मैं 9 साल का था। हम लोग यहीं अमेरिका में ही रहते थे, लेकिन जब भी स्कूल में वैकेशन लगते तो मैं हमेशा दादा दादी के पास जापान चला जाता। कभी कभी हम लोग पूरी फैमिली जापान से इंडिया भी चले जाते, वहां कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते और फिर वापस यहीं आ जाते। लेकिन उस साल जब स्कूल में मुझे वैकेशन लगे तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा का पहले से ही बाहर किसी और डेस्टिनेशन टूर का प्रोग्राम था। उन्होंने सोचा कि वह मुझे जापान में दादा दादी के पास छोड़ देंगे और वहीं से आगे अपने टूर पर निकल जाएंगे। मैं बहुत खुश था, मैं वैसे भी अपने दादा दादी के काफी क्लोज था। तो फिर हम लोग जापान पहुंचे और रमन फिर 13 साल पीछे खो गया। दादी, दादू। 9 साल का छोटा सा रमन दौड़ते हुए अपने दादा दादी के गले मिला। वह जब बहुत खुश था। इस बार वैकेशन की छुट्टियों में वह उनके साथ ही पूरा महीना भर रहने वाला था। उसके माता पिता यहीं से आगे अपने डेस्टिनेशन टूर के लिए निकलने वाले थे, इसीलिए महीना भर तो वह आराम से अपने दादा दादी के पास यहीं जापान में बिताने वाला था। उसके दादा दादी ने भी बहुत सी प्लानिंग कर रखी थी कि वे लोग जापान में कौन कौन सी जगह घूमेंगे। इस बार इंडिया जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि जब भी वे इंडिया जाते सब साथ में जाते थे। लेकिन इस बार विक्की और सुनीता, रमन के माता पिता, अपने डेस्टिनेशन टूर के लिए निकलने वाले थे, इसलिए वे इस साल जापान में ही रहने वाले थे। माय डियर ग्रैंडसन, कैसे हो? उसके दादाजी ने उसे प्यार से गोद में लेते हुए कहा। आई एम फाइन दादू, वह प्यार से गले लगते हुए बोला। फिर वह जी भरकर अपने दादा दादी से मिला। उसके बाद कुछ ही देर में सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। सामने लजीज भारतीय व्यंजन रखे थे। वे सभी घर पर भारतीय खाना ही खाते थे, चाहे वहां कुछ भी मिलता हो। तो डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें आगे अपने डेस्टिनेशन टूर के लिए जाना है, तो हमने सोचा कि इस बार रमन को आपके ही यहाँ कुछ दिन रख दें। रमन के पिता ने कहा।
जो कि खाना खा रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग कोई टेंशन मत लो। मुझे तो बहुत खुशी है कि रमन हमारे साथ रहेगा पूरे महीने भर के लिए। तुम लोग आराम से घूमो फिरो और यहाँ पर हम दादा और पोता जापान घूमेंगे। क्यों रमन? दादाजी ने रमन की ओर देखकर कहा। हमें कल सुबह ही निकलना है। हाँ ठीक है, आराम से निकलो, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर है ना रमन का ध्यान रखने के लिए, दादा और दादी दोनों ने एक साथ कहा। सभी लोग खाना खाकर आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह होते ही उसके माता पिता अपने डेस्टिनेशन टूर के लिए निकल गए। यहाँ पर रमन बड़ा खुश था कि वह इस बार दादा दादी के पास काफी दिन रहने वाला है और उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि कहाँ कहाँ घूमना है। ऐसे ही कुछ दिन रमन को जापान में अपने दादा दादी के घर रहते हुए बीते। फिर एक दिन की बात है, रमन को उसके दादा दादी के घर रहे कुछ ही दिन बीते थे। फिर एक दिन की बात है, वह रोज की तरह काफी उछल कूद घर पर कर रहा था। उसके दादा दादी उसके साथ खेलते खेलते थक गए थे और फिर किचन में चाय बनाने चले गए। रमन तो थका ही नहीं था, इसलिए वह अपने खेलने में ही व्यस्त रहा। जब काफी देर खेलने के बाद वह थक गया तो घर के बाहर बने गार्डन में मुलायम घास पर लेट गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। चूंकि वह काफी देर से खेल रहा था और उस दिन मौसम भी बेहद सुहाना था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। ऊपर से नरम घास का स्पर्श उसे बहुत राहत दे रहा था। उसी में लेटकर वह कुछ देर आराम करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि रमन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, पर वह आवाज काफी दूर से आ रही थी और ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए रमन ने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद करके लेटा ही रहा। एक अजीब सी भारी मर्दाना आवाज जिसमें पोपो जैसा कुछ कहा जा रहा था, इस बार उसे थोड़ी साफ सुनाई दी। उसने आंखें खोल दी। हालांकि वह आवाज अभी भी दूर से ही आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वह आवाज नजदीक आ रही है और फिर और भी नजदीक और भी तेज। साथ ही उस गार्डन के वातावरण में अचानक बहुत ठंड बढ़ने लगी। दिन का समय था, मौसम सुहाना था, पर अब अचानक जैसे तापमान गिरकर बर्फ जैसा हो गया था। इधर रमन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह अजीब आवाज किसकी है? अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ गई? उसे तो इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। उसने गार्डन के चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। अब वह आवाज और भी नजदीक, बहुत नजदीक आने लगी थी। अब वो उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। पो 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 करती हुई वह भारी मर्दाना आवाज, जिसमें एक अजीब सी कर्कशता भरी थी, जैसे किसी बूढ़े और डरावने आदमी की आवाज हो। पर अभी भी रमन को कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। वह फिर से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर अचानक एक जगह जाकर ठहर गई। उसने देखा कि गार्डन की बाउंड्री वॉल के बाहर शायद कोई औरत खड़ी थी। वह पूरी तरह तो दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसके सिर के बाल और थोड़ा सा माथा नजर आ रहा था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह एक औरत ही है। उसके वहां देखते ही वहां पर कुछ हलचल हुई। ऐसा लग रहा था कि वह औरत चलती हुई आगे आ रही हो। रमन ध्यान से देखता रहा। फिर वह धीरे धीरे चलकर आगे आई और एक जगह आकर रुक गई। वह जगह थी गार्डन की बाउंड्री वॉल पर बना एक लंबा सा 1.5-2 फुट का छेद, जो शायद कभी किसी वजह से टूटा होगा। वही औरत अब उसी छेद के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब उसका कमर तक का हिस्सा दिखाई दे रहा था। रमन पहले तो हैरान हुआ, कोई औरत इतनी लंबी कैसे हो सकती है, क्योंकि गार्डन की बाउंड्री वॉल करीब 8 फुट ऊंची थी और वह औरत भी बिल्कुल उतनी ही लंबी लग रही थी। अब रमन ने देखा कि उसने पूरे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो किसी लंबे गाउन की तरह दिख रहे थे, लेकिन उसके हाथों और कमर के पास कपड़े की फटी हुई चिंदियों जैसी पट्टियां लटकी हुई थीं, जो हवा में बार बार लहरा रही थीं। फिर उसका ध्यान औरत के चेहरे पर गया। उसने देखा उसका चेहरा हद से ज्यादा सफेद था। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और काली थीं, जो नीचे की तरफ झुकी हुई थीं, कुछ वैसी जैसी जापानियों की होती हैं। पर आंखें बड़ी इस वजह से लग रही थीं क्योंकि वो शायद उन्हें और बड़ा करके घूर रही थी। उसका चेहरा एक नुकीलापन लिए हुए था। गाल दोनों ओर से पिचके हुए थे और उसके होंठ भी कुछ रूखे से थे। उसका आधा चेहरा काले चमकदार बालों से ढका हुआ था, जो नीचे घुटनों तक आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा काफी साफ दिखाई पड़ रहा था और वह बिल्कुल किसी लाश जैसी स्थिर खड़ी हुई थी। बिना पलक झपकाए वह रमन को एकटक लगातार घूर रही थी। उसके चेहरे में कोई भाव नहीं था, वह लाश समान सपाट था। वह कुछ पल उसे यूं ही घूरती रही। अचानक वह धीमे से हंसी और उसके रूखे होंठों की मुस्कान गाल से होते हुए कान तक पहुंच गई। इतनी अजीब सी हंसी भला किसकी होती है? उसकी अजीब सी हंसी ने रमन को डरा दिया और उसके देखते ही देखते वह औरत रमन को घूरती हुई मुड़कर वापस चल दी। उस अजीब भयानक औरत को देखने के बाद अब रमन काफी हद तक डर चुका था। वह जल्दी से भागकर अंदर गया। अंदर उसके दादा दादी चाय पी रहे थे और किसी विषय पर बात कर रहे थे। रमन ने कुछ नहीं कहा, पर जाकर चुपचाप उनके पास बैठ गया।
कुछ देर में वह सामान्य हुआ। फिर उसने अपने दादा दादी को बाहर गार्डन में हुई घटना बताई। शुरुआत में उसके दादा दादी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि उसने उस पोपो पोपो करती हुई आवाज का जिक्र नहीं किया। और अब जाकर उसके दादा दादी का ध्यान उसकी तरफ गया। चाय पीते दोनों के हाथ रुक गए। परेशानी झलक आई थी उनके चेहरे पर। उसके दादा जल्दी से उसके पास आए, उसे अपने पास बैठा लिया और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रमन, मुझे पूरी बात ठीक से बताओ, क्या हुआ था? और रमन ने उन्हें सारी बातें बताईं कि कैसे उसे वह अजीब तरह की आवाज सुनाई दी। फिर गार्डन की बाउंड्री वॉल के छेद के बाहर वह औरत खड़ी थी जो भयानक दिख रही थी। उसने सफेद गाउन नुमा कपड़े पहन रखे थे। इन सारी बातों के दौरान उसके दादा दादी का चेहरा काफी गंभीर हो चुका था और वे काफी परेशान लग रहे थे। क्या उसने तुम्हें देखा? उसके दादाजी रमन को देखते हुए बोले। रमन ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और मानो ऐसा लगा कि बस वे यह सुनना ही नहीं चाहते थे, पर काश ऐसा होता। यह सुनते ही उसकी दादी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए, मानो कोई सदमा लगा हो। अब वे दोनों काफी गंभीर लग रहे थे। इसका ध्यान रखना और इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, मैं अभी आता हूं। उसकी दादी को चेतावनी देते हुए दादाजी जल्दी से बाहर गए और किसी को फोन लगाने लगे। रमन ने देखा कि उसके दादाजी किसी से बात कर रहे थे। वे जापानी भाषा में बोल रहे थे। अब इतने सालों जापान में रहने के बाद उन्हें वह भाषा अच्छी तरह से समझ आती थी। इस बीच रमन को बाथरूम जाना था, तो उसकी दादी उसके साथ ही गईं और उन्होंने उसे बाथरूम में दरवाजा खुला ही रखने को कहा। वे बाथरूम के बाहर ही खड़ी थीं। वह उसे वापस अपने साथ लेकर किचन में बैठ गईं और रमन को उन्होंने अपने से लगाकर रखा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसके दादा दादी अचानक इतने गंभीर और परेशान हो उठे। वह अभी अपनी दादी के पास ही बैठा था कि उसकी नजर किचन में लगी खिड़की के बाहर पड़ी। वहां थोड़ी ही दूर एक पेड़ था और उसने देखा कि उस पेड़ के पीछे से वो झांक रही थी और सीधा उसे ही घूर रही थी। वह वही अजीब औरत थी, सफेद कपड़े पहने हुई। उस पेड़ की टहनी को वह पकड़े हुई थी और उसके पीछे से सिर को दाईं ओर झुकाए वह उसे लगातार घूर रही थी। दादी, वह जोर से चीखा। क्या क्या हुआ बेटा? दादी ने पूछा तो उसने बाहर खिड़की की ओर इशारा किया। डर से वह नीचे की तरफ देख रहा था। वह झट से उठी और उस खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया। वे जानती थीं कि वे उसे नहीं देख या महसूस कर पाएंगी, पर रमन उसे देख सकता था। अब वह और भी ज्यादा सतर्क हो गई। तभी कुछ ही देर बाद वहां एक महिला आई। उसने कत्थई रंग के जापानी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में रंग बिरंगी माला थी और उसके सिर पर चपटे बालों का एक जुड़ा था। वह महिला जापानी थी, लेकिन उसमें कुछ विशेष झलक रहा था। उसके व्यवहार से वह काफी शांत थी, पर चेहरे में एक तेज था। जैसे ही वह आई, उसके दादाजी ने एक तरफ इशारा किया। उसने वहां देखा तो रमन और उसकी दादी वहीं बैठे थे। वह रमन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ कहा, लेकिन रमन को समझ नहीं आया क्योंकि उसने जापानी भाषा में कहा था। तब उसके दादाजी ने कहा, यह कह रही है कि उसने तुम्हें चुन लिया है। रमन ने अपने दादाजी को उलझन में देखा और पूछा, उसने मतलब? किसने चुन लिया है? वे उसके पास आए और बोले, वही औरत जो तुम्हें बाहर गार्डन के पास दिखाई पड़ी थी। उसने तुम्हें पसंद कर लिया है और वह जिस भी बच्चे को पसंद कर लेती है वह उसे अपने लिए चुन लेती है और साथ लेकर ही जाती है, चाहे घर हो या बाहर। उससे कोई नहीं बच सकता और सबसे बड़ी बात कि उसकी कोई सीमा नहीं है। वह घर के कमरे तक आकर भी ले जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसका महसूस होना, आवाजें, दिखाई देना सिर्फ तुम्हारे लिए है और हमारे लिए सब कुछ सामान्य ही रहेगा। पर अब खतरा है तुम्हें, इसलिए तुम्हें बचाने की कोशिशें हो रही हैं। दादाजी ने रमन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। रमन को सब कुछ बड़ा उलझा हुआ लग रहा था, पर उसे उस डरावनी औरत से अब डर लगने लगा था। पर वह कौन है दादाजी? उसके पूछते ही दादाजी कुछ देर चुप हो गए, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने उसे अपने पास लिया और शांति से समझाया, तुम अभी बहुत छोटे हो रमन, इसलिए इतना जान लो कि वह एक तरह की एंटिटी है, एक नेगेटिव एंटिटी, और वह यहाँ जापान की अर्बन लीजेंड है जो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। पिछले 25 सालों से उसे देखा नहीं गया था, इसलिए सबको लगा कि शायद वह अब नहीं है। लेकिन आज जब तुम्हारे साथ यह घटना हुई तब जाकर पता चला कि वह आज भी यहाँ मौजूद है। वह बहुत खतरनाक बला है। वह जिस भी बच्चे को एक बार देख लेती है तो वह उसे अपने लिए चुन लेती है और उसे अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चली जाती है। इसलिए उससे रक्षा करने के लिए आज हम कुछ क्रियाएं करने वाले हैं जिसमें हमारी मदद यह करने वाली है। उसके दादाजी ने उस जापानी महिला की ओर देखते हुए कहा। उस जापानी महिला का नाम वांग शिनुआ था। पहले वह मोंग साधुओं की शिष्या थी। उनके सानिध्य में ही उन्होंने जापानी संस्कृति और उसकी तंत्र ऊर्जा, ध्यान, साधना सब सीखा था। उन्हें इन सब चीजों का बड़ा ज्ञान था। रमन को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह अब डर गया था। क्या मतलब था कि वह अपने साथ लेकर ही जाती है?
तभी वांगशी नुआ ने रमन के सिर पर हाथ रखा। उसके बाद उन्होंने उसके दादाजी से कुछ कहा। फिर दादाजी ने रमन से कहा, रमन अब ध्यान से हमारी बात सुनो। जैसा ये कहेंगी वैसा ही तुम्हें करना है। ये जो भी कहेंगी मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा। बस आज की रात ही तुम्हें निकालनी है किसी भी तरह। वह उसे समझाते हुए बोले। हालांकि वह खुद भी काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें हौसला रखना ही था। रमन अपनी दादी के साथ किचन के बीच में ही बैठा हुआ था और घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। खिड़कियों को भी पर्दों से ढक दिया गया था। उसकी दादी उसे अपने पास ही लेकर बैठी हुई थी। वह जापानी महिला और उसके दादाजी अब एक कमरे में गए जो उस घर के हॉल से लगा हुआ गेस्ट रूम था। फिर उस कमरे की खिड़कियों को भी अच्छी तरह से बंद कर दिया गया। खिड़कियों के कांच को पेपर चिपकाकर अच्छी तरह से ढका गया और पर्दे भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। उन्हीं खिड़कियों के ऊपर जगह जगह रंग बिरंगे कागज की लाल पीली पर्चियां चिपकी हुई थीं, जिनमें जापानी भाषा में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। वह बहुत सारी पर्चियां थीं जो कि सारे कमरों में, दीवारों में, दरवाजों में जगह जगह चिपकी हुई थीं। जगह जगह विंड चाइम्स लगे हुए थे। साथ ही कमरे के बीचों बीच भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। कमरे के चारों कोनों में नमक भरकर कटोरियां रखी गई थीं। वह महिला एक मोंक साधु की शिष्या थी, लेकिन उसकी वेशभूषा वैसी नहीं थी। वह कुछ आज के जमाने की तरह फैशनेबल थी, लेकिन उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितनी तेजस्वी महिला है। जापान की संस्कृति, तंत्र ज्ञान, विद्या, इन सब की उसे गहरी जानकारी थी। संयोग से वह रमन के दादाजी की मित्र भी थी, इसलिए वो उसे अच्छे से जानते थे। इसके बाद आखिर में उन्होंने कमरे में 2 बाल्टियां भी रख दी। अब सब कुछ तैयार था। फिर वह बाहर आई। उस महिला ने उसके दादाजी को सब अच्छी तरह समझा दिया था। अब उन्हें रमन को यह सब समझाना था। वो रमन के पास आए और बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आज रात तुम्हें उसी कमरे में बितानी है और सुबह 7 बजे से पहले तुम्हें किसी भी हालत में कमरे का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। चाहे तुम्हें कोई भी आवाज दे, चाहे तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे, फिर भी तुम किसी की भी आवाज सुनकर यह दरवाजा नहीं खोलोगे। आज तुम्हें हौसला रखना है और हिम्मत से बस आज की रात से लेकर कल सुबह 7 बजे तक इस कमरे में खुद को बंद करके रखना होगा। बस ध्यान रखना, कल सुबह 7 बजे से पहले यह दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। जानता हूं तुम एक बहादुर बच्चे हो, तुम यह कर लोगे, उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए गौर से कहा। रमन ने भी सब ध्यान से सुना। फिर बोलकर वह सब उसे उस कमरे में गए। उसने देखा कमरा पूरी तरह से रंग बिरंगी कागज की पीली लाल पर्चियों से भरा हुआ था, जिन पर जापानी भाषा में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। बीच में टेबल पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। उसके कमरे में टीवी भी था। कमरे में 2 बाल्टियां भी रखी हुई थी। यह बाल्टी किस लिए दादाजी? उसने उलझन से देखते हुए कहा। क्योंकि उस कमरे में बाथरूम तो मौजूद था। वह इसीलिए कि अगर रात को तुम्हें अर्जेंट बाथरूम जाना पड़े तो तुम इनका उपयोग कर सको। क्योंकि तुम बाथरूम में भी नहीं जा सकते, वह उसे समझाते हुए बोले। उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे को भी पूरी तरह से लॉक करके एक कपड़े से ढक दिया गया था। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके दादाजी की बातों को समझ चुका था। उस महिला ने दादाजी से कुछ कहा तो उसके दादाजी ने उसकी दादी को इशारे से कुछ समझाया। फिर उन्होंने रमन से कहा, अब शाम हो चुकी है, तुम्हें आज की पूरी रात इस कमरे में ही बितानी है। बस इतना ध्यान रखना कि दरवाजा नहीं खोलना है किसी भी कीमत पर। अब हम तुम्हें कल सुबह 7 बजे इस कमरे के बाहर ही मिलेंगे। बस किसी भी आवाज सुनकर तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है, ना कोई आवाज पर ध्यान देना है। तुम टीवी ऑन कर दो और खाने पीने का सामान भी रखा है। रात से पहले ही खा लेना और जहां तक हो सके सोने की कोशिश करना। ये सब बातें ध्यान रखना। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुश्किल तो था एक 9 साल के बच्चे के लिए, पर दादाजी जानते थे यही एक उपाय है जिसे करके उस बला से रमन को बचाया जा सकता है। यह पहला और आखिरी ही मौका था उनके पास, इसीलिए यह करना ही था। शाम हो गई थी, अब उसे अकेले कमरे में ही रहना था। दादाजी ने उसे फिर से समझाया। जाने से पहले उस महिला ने रमन के हाथों में एक चमड़े की कत्थई रंग की पट्टी थमा दी और उसे कुछ कहा। रमन को उसकी भाषा फिर समझ नहीं आई। इस पट्टी को तुम्हें अपने से लगाकर ही रखना है और अपने से लगाकर ही सोना है। इस पट्टी को अपने से बिल्कुल भी अलग मत होने देना, उसके दादाजी ने बताया। रमन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाया। सभी उस कमरे से बाहर निकल गए। उसके दादा दादी दोनों के लिए यह समय मुश्किल था जिसे समझाया नहीं जा सकता था। दादी का चेहरा रुआसा हो गया था। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए भारी मन से दादाजी ने कहा, अब हम तुमसे कल सुबह 7 बजे ही मिलेंगे। तब तक इस कमरे का दरवाजा मत खोलना जब तक कि सुबह के 7 नहीं बज जाए। अंदर से दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दो, कहकर उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने भी जल्दी से जाकर दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर दिया। फिर जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। शाम हो चुकी थी जो अब रात में बदलने वाली थी।
रमन अपने कमरे के अंदर ही था और उसने टीवी शुरू किया हुआ था। वह बिस्तर में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने उस चमड़े की पट्टी को अपने पास ही रखा था। अब रात हो गई थी। पहले वह डरा कि अब क्या होने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। एक अच्छा खासा समय हो गया, पर सब कुछ सामान्य ही रहा। उसने सोचा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, शायद सब ठीक है। यह सोचकर वह निश्चित हो गया। अब रात हो रही थी, लगभग 10-30 बज रहे थे। उसे नींद आने लगी। वह वही बिस्तर पर लुढ़क गया और सो गया। टीवी शुरू ही रह गया था। अब तक सब शांत था, पर यह तूफान से पहले की शांति थी। आधी रात का समय था। रात के करीब 1 बज रहे थे। वह नींद में था। तभी खट खट खट, जोर जोर से उस कमरे की खिड़कियों पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। उस खटखटाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर रमन की नींद खुल गई। वह आंखें मीचियाता हुआ उठ बैठा। खट खट लगातार आ रही खिड़की तरफ से उस आवाज पर उसने ध्यान दिया। उस कमरे की खिड़की के बाहर से खटखटाने की आवाज आ रही थी। उसने समय देखा। रात के 1 बज रहे थे। रात का समय और खिड़की के बाहर वह खटखटाहट की आवाज, इतना ही काफी था उसे डराने के लिए। उस आवाज से वह डर गया। उसने टीवी का वॉल्यूम और भी तेज कर दिया। तभी अचानक से वह खटखटाने की आवाज बंद हो गई। वह कुछ संभल ही पाया था कि तभी कुछ ही देर बाद दूसरी ओर की खिड़की से फिर से खटखटाने की आवाज आई। हेल्प, प्लीज हेल्प। आंखें बंद कर अपनी दबी जुबान से वह धीरे से हाथ जोड़ता हुआ खुद से ही बोला। वह खटखटाहट की आवाज लगातार आ रही थी। वह सुनना अब उससे सहन नहीं हुआ। उसने अपने कान दोनों हाथों से ढक दिए और बिस्तर पर और भी सिकुड़कर बैठ गया। बहुत देर तक खिड़कियों से खटखटाने की आवाज आती रही। फिर कुछ देर बाद वह आवाजें अचानक से आनी बंद हो गईं। उसने अपने कानों से हाथ हटाया। सब शांत था। उसने सोचा, अब सब ठीक है। बस उसका यह सोचना ही था कि अब की बार उसे ठीक कमरे के दरवाजे के बाहर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। और साथ ही सुनाई दी उसे वह भारी भरकम खरखराहट भरी मर्दाना सी आवाज जो एक स्त्री की थी। वह सुनकर मानो सुन्न हो गया। डर के मारे वह बिस्तर पर पीछे हटने लगा और उस चमड़े के पट्टे को उसने अपने सीने से कसकर लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर था तो वह छोटा बच्चा ही। उसके लिए इतना सब कुछ सह पाना बहुत मुश्किल था। जिस आवाज से बड़े भी कांप उठे, फिर वह तो एक बच्चा ही था। एक भी गलती यहां भारी पड़ सकती थी। वह आवाज अब लगातार आने लगी, तेज, बहुत तेज। उस भारी भयानक स्वर पो 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 के साथ उसकी आंखें बंद थीं। वह अपने दादा की बात याद करने लगा। किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, सुबह 7 बजे के पहले बिल्कुल नहीं। तभी अचानक सब जैसे शांत हो गया। दरवाजे के बाहर आ रही वह आवाज अब बंद हो गई। वह सांसें थामे बस दरवाजे की ओर देख रहा था। क्या पता वह आवाज फिर से शुरू हो जाए। काश वह अकेला ना होता, कोई साथ होता उसके। काश। वह मन ही मन उदासी से सोच रहा था। तभी उसे उसके दादाजी की आवाज सुनाई दी। रमन, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकता हूं। तुम दरवाजा खोल दो। और जैसे वह यही सुनना चाहता था, बिना कुछ सोचे वह बिस्तर से उठा और नीचे उतर गया। वह अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुम सुन रहे हो ना? खोल दो इसे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बाहर से आवाज आई। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह उस दरवाजे के नजदीक आया ही था कि वह ठिठक कर रुक गया। उसने देखा कि दरवाजे के पास रखी कटोरी जिसमें नमक भरा हुआ था, वह नमक काला पड़ने लगा था। उसने कमरे के चारों तरफ देखा। कमरे के चारों तरफ रखा नमक काला पड़ने लगा था। तभी, मैं जानता हूं तुम पास ही हो, डरो मत, दरवाजा खोल दो। फिर से उसके दादाजी की आवाज आई, पर अब उसने गौर किया कि वह पूरी तरह उसके दादा की आवाज नहीं थी। अजीब सा ठंडापन लिए मुर्दनी सी आवाज थी। और उसे दादा ने कहा भी था कि उनकी आवाज आए तो भी दरवाजा मत खोलना। वह कुछ कुछ समझ गया। दरवाजे के बाहर उसके दादा थे ही नहीं। कमरे में रखा नमक अब तेजी से काला पड़ने लगा। कमरे में टंगा विंड चाइम तेजी से आवाज करने लगा। अचानक कमरे में ठंड भर गई। यह देखकर वह दहशत में आ गया। वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगा और फिर से वह आवाज हुई और अब की बार दरवाजा जोर से खड़का। रमन का दिल उछलकर मानो गले में आ गया। उसे लगा अब किसी भी पल वह दरवाजा टूट जाएगा, वह नहीं बचेगा। वह रोने लगा। भागकर वापस अपनी जगह गया। बाहर से आवाजें लगातार आ रही थीं। उसने उस चमड़े की पट्टी को अपने सीने से कसकर लगा लिया, जैसे कि अगर वह छूट गई तो क्या ही अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से उसने उसे हाथों में जकड़ कर रखा था। फिर वह भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह प्रार्थना करने लगा, प्लीज फॉरगिव मी गॉड, मुझे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, दादाजी मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। वह लगातार आंखें बंद किए रोते हुए बड़बड़ाने लगा। आखिर वह बच्चा था। उसे अपने दादाजी से काफी लगाव था, इसलिए भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते वक्त उसके मुंह से यही बात निकल रही थी। उसने फिर अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिए।
मन में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। जाने वह कितनी देर और कब तक वह सब करता रहा। उसका ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि वह लगातार बड़बड़ाए जा रहा था। उस वजह से उसे कुछ होश ही नहीं रहा कि कब उसकी नींद लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि दरवाजे से अब वह आवाज आनी बंद हो चुकी है। सब कुछ शांत था। उसने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 7:15 बज रहे थे। वह जल्दी से भागा और दरवाजा खोल दिया। खोलते ही उसने देखा कि उसकी दादी, दादा और वह जापानी महिला, साथ ही उसके मम्मी पापा भी वहां उनके साथ खड़े थे। रमन ने जब वह घटना बताई तब उसके दादाजी ने सबसे पहले उसके मम्मी पापा को फोन करके सारे मामले की जानकारी दी। उसके बाद उस जापानी विशेष महिला को फोन किया। तब तक उसके मम्मी पापा फ्लाइट से निकल चुके थे और अभी अभी यहां पहुंचे थे। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास आया और उनसे चिपककर रोने लगा। उस जापानी महिला ने हंसते हुए रमन से कुछ कहा तो उसे दादाजी ने बताते हुए कहा, यह आंटी कह रही है कि तुम बहुत बहादुर हो बेटा। दादाजी ने उसका माथा चूमते हुए कहा। उसके मम्मी पापा भी जल्दी से आए और उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी मम्मी भी रो रही थी। उस महिला और दादाजी के बीच कुछ देर जरूरी बातें होती रहीं। फिर उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, खतरा अभी टला नहीं है। तुम सबको अभी के अभी यहां से वापस जाना होगा। उनके ऐसा कहते ही सब वापस जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था और जानने और सुनने का फिलहाल यह समय नहीं था। उन्हें आज ही जापान छोड़ना होगा। उन्हें आज के आज ही जापान छोड़कर जाना होगा। जल्दी जल्दी तैयारी करके वह अपने माता पिता के साथ एयरपोर्ट जाने के लिए निकला। साथ ही उसके दादा दादी और वह महिला भी थी। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि वहां 2 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। एक गाड़ी काफी बड़ी थी और आसपास कुछ लोग भी इकट्ठा थे जो उसके दादाजी के द्वारा अभी बुलाए गए थे। वे सारे उसके जापान में रहने वाले दोस्त और रिश्तेदार थे। उन्होंने सभी को सारी बातें पहले ही बता दी थीं। रमन के बाहर आते ही वे सभी उसे ही देख रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। यही वह बच्चा है जिसे उसने चुन लिया है। बिना वक्त गंवाए सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पीछे की गाड़ी में जो थोड़ी छोटी थी उसमें उसके माता और पिता बैठ गए। फिर सामने जो सबसे बड़ी गाड़ी खड़ी थी उसमें वे सभी लोग जो कि 4-5 थे और उसके दादा दादी और वह महिला थी और वहां रमन सभी बैठ गए। सभी को मिलाकर 9 लोग उस बड़ी गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी के बीचों बीच रमन को बैठाया गया। बाकी सारे लोग उसके आसपास बैठ गए। एक तरह से सभी उसे घेर कर बैठे थे। सामने बैठी उस जापानी महिला मोंक शिष्या से दादाजी की कुछ बातें हुई। फिर उसके दादा ने पीछे मुड़कर रमन से कहा, रमन, अब कुछ ही घंटों में हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। रास्ते में जो कुछ भी होगा तुम्हें अपनी आंखें बंद ही रखनी है, बिल्कुल भी नहीं खोलनी है, और तुम्हें खिड़की से बाहर भी नहीं देखना है। ध्यान रखना और इस चमड़े के पट्टे को अपने से लगाकर ही रखना, इसे छोड़ना मत। कहकर उन्होंने गाड़ी शुरू करवाई और आगे बढ़े। पीछे रमन के माता पिता भी गाड़ी शुरू कर उनका अनुसरण करने लगे। कुछ दूर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ आगे आते ही अचानक से वह गाड़ी कुछ हल्की हल्की सी लहराने लगी। तभी उस जापानी महिला ने आंखें बंद की। वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। तब दादाजी ने रमन को चेताते हुए कहा, रमन, खिड़की के बाहर मत देखना और अपनी आंखें बंद रखो, सर नीचे झुकाकर रखो, उन्होंने जोर से कहा। रमन ने भी अपना सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली। अब गाड़ी तेज गति से चल रही थी और गाड़ी में सब कुछ शांत था, लेकिन रमन ने सिर तो झुका रखा था पर वह चुपके से खिड़की से देख रहा था। तभी उसने देखा सफेद कपड़े पहनी हुई एक औरत उनकी गाड़ी के साथ साथ ही चल रही है। उसके कपड़ों में लगी हुई वह सफेद चिंदियां हवा के साथ लहरा रही थीं। और सबसे अचरज की बात यह थी कि वह उस गाड़ी की तेज गति के साथ उतनी ही तेज दौड़ भी रही थी। उसके कमर का हिस्सा और हाथ ही नजर आ रहे थे। तभी अचानक वह सफेद कपड़ों वाली औरत उस खिड़की पर झुकी और सीधा रमन को ही देखने लगी। उसकी काली भावशून्य आंखें रमन पर ही टिकी हुई थीं। वह खिड़की से चिपक गई और रमन को भयानक तरीके से घूरने लगी, और उसे देखते ही रमन की चीख निकल गई, क्योंकि वह वही भयानक औरत थी जो गार्डन की बाउंड्री वॉल से उसे घूर रही थी। वह वही थी जो कल रात उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, जिसने उसे चुन लिया था, जिसके बारे में उसके दादाजी ने बताया था कि वह इस जापान की अर्बन लीजेंड है, जो बहुत ही खतरनाक बला मानी जाती थी। रमन के चीखते ही सभी का ध्यान उसकी ओर गया। उसके बगल बैठे एक व्यक्ति ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कहा गया है ना कि बाहर मत देखो, अपनी आंखें बंद करो। उसके कहते ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। चमड़े की पट्टी तो पास थी ही। वो सफेद कपड़ों वाली औरत किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी सिवाय रमन के। उसे केवल रमन ही देख सकता था, महसूस कर सकता था। बाकी लोगों के लिए वह सब सामान्य ही लग रहा था, लेकिन वह सामने बैठी हुई वह विशेष जापानी महिला जानती थी कि वह अर्बन लीजेंड अब यही मौजूद है और उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही है। उन्होंने जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। उनके हाथों में एक माला थी जिसे भी वह साथ में घुमा रही थी। अचानक से बाईं ओर की खिड़की, जहां रमन बैठा हुआ था, उस खिड़की से खटखटाने की आवाज आई
और इस बार वह आवाज सभी ने सुनी। हालांकि कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन रमन उसे देख सकता था। वो भयानक औरत खिड़की से रेंगते हुए ऊपर कार की छत पर पहुंच गई और फिर दूसरी तरफ से वह खिड़की को खड़काने लगी। दूसरी तरफ की खिड़की से भी वही आवाज आई। अब वह आवाज लगातार बढ़ने लगी। कार के चारों ओर की खिड़कियों से वह खटखट की आवाज आने लगी और अब गाड़ी जोर जोर से लहराने लगी। वो मोंक शिष्या द्वारा मंत्रों का उच्चारण जारी था। सभी उस आवाज से थोड़े भयभीत तो थे ही, पर वे जानते थे कि मामला क्या है। उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार रखा था। फिर वह भयानक स्त्री का स्वर सुनाई दिया और यहां रमन अंदर तक कांप गया। वह मोटी भारी सी मर्दाना जैसी कर्कश आवाज थी जो उस भयानक औरत की थी, और उस आवाज को भी केवल रमन ही सुन सकता था। वह आवाज करती अब कार के सामने वाले कांच पर रेंगते हुए आई और चिपक गई। वह बस रमन को देखे जा रही थी। बाकी किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। अगर किसी और ने इसे देखा होता तो पक्का वह बेहोश हो गया होता। वह दृश्य ही इतना भयानक था। पर वह मोंक शिष्या समझ गई कि वह काफी करीब है, क्योंकि तेज ठंडक गाड़ी में भर चुकी थी। अब गाड़ी में सामने की ओर से खटखटाने की आवाज बढ़ गई थी और वह भयानक स्वर। रमन से सहन नहीं हुआ और उसने अपने कान ही बंद कर लिए। इधर पीछे आ रहे रमन के माता पिता को ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं थी। उनके लिए वह एक सामान्य सी सड़क थी। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। सब कुछ सामान्य था। वे सिर्फ सामने चल रही गाड़ी का अनुसरण कर रहे थे। बीच में वह गाड़ी उन्हें लहराती दिखी भी थी। तब वे डर भी गए थे, पर वह फिर सामान्य होकर चलने लगी। यहां लगातार काफी देर से खिड़कियों से आने वाली वह खटखट की आवाज कुछ ही देर बाद अचानक से बंद हो गई। साथ ही रमन ने ध्यान दिया कि वह भयानक स्त्री का पो 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 करता स्वर सुनाई देना भी बंद हो चुका था। सभी ने राहत की सांस ली। रमन को आंखें खोलने के लिए कहा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सभी ने उसे इशारा किया कि अब सब ठीक है। रमन ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा तो वहां भी सब कुछ सामान्य था। उस मोंक शिष्या ने उसके दादाजी से कहा, अब खतरा टल चुका है। उस खतरे की सीमा को पार कर लिया गया है। यहां से हम अब सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। कुछ ही देर में वह लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। रमन को जल्दी से बाहर निकाला गया। फिर जिस बड़ी गाड़ी में सभी लोग आए हुए थे वे लोग वापस से चले गए। अब रमन और माता पिता के साथ सिर्फ उसके दादा दादी और मोंक शिष्या महिला ही वहां पर मौजूद थे। दादा और दादी रमन के पास आए और उसे जी भर के गले लगाया। उसका माथा चूमा। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। रमन की दादी रो रही थी। वह उसके पास आई और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, अब हम तुम्हें कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी तुम्हें सामने देख भी नहीं पाएंगे। उसका माथा चूमकर वह रोते हुए बोली। दादाजी ने उन्हें संभाला। पर क्यों दादी, क्यों नहीं मिल सकता मैं आप लोगों से? उसने उलझन से कहा। तो उसके दादा दादी ने एक दूसरे की ओर उदासी से देखा। रमन के पिता भी बहुत बहुत ज्यादा उदास थे। उनकी आंखें भी नम थीं। यहां सुनीता, रमन की मां को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह सारी बातों से अनभिज्ञ थी। थोड़ा बहुत विक्की द्वारा उसे बताया गया था, जितना कि उस कम समय में बतलाया जा सकता था। वह भी डरी हुई थी। बस ये समझ लो कि तुम हमसे अब आखिरी बार मिल रहे हो। खतरा भले ही टल गया, पर फिलहाल के लिए। दादाजी रमन से बोले। रमन ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं दादा दादी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप लोगों से मिले बिना कैसे रहूंगा? वह रोते हुए बोला। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उसके पिता की ओर मुड़ते हुए बोले, अब के बाद तुम लोग जापान कभी मत आना। रमन तो बिल्कुल भी नहीं। पूरे जीवन में यह जापान कभी नहीं आ सकता और ना ही हम लोग इससे कभी मिल सकते हैं। एक वक्त के बाद तुम दोनों यहां आ सकोगे, पर कुछ वक्त बीत जाने के बाद। पर मेरा प्यारा पोता कभी नहीं आ सकेगा। मैं जानता हूं तुम सब समझ सकते हो और तुम इसे समझा दोगे। समझा दोगे ना? अधीर होकर नम आंखों से उन्होंने रमन की ओर देखकर कहा। और शायद रमन के पापा सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया। भीगी पलकों के साथ उन्होंने भी हाँ में धीरे से गर्दन हिलाई। रमन की मां तो सदमे में थी। जितना भी उन्हें अब तक बताया गया था उससे वह डरी हुई थी। फिर उस मोंक शिष्या ने रमन के दादाजी से जापानी भाषा में कुछ कहा। तब वे रमन की तरफ झुकते हुए बोले, बेटा रमन, ये आंटी कह रही है कि इस चमड़े की पट्टी को तुम्हें अपने साथ जीवन भर रखना है। बस समय समय पर इसे बदलते रहना और बाकी अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। यहां छोड़कर बस अब तुम कभी जापान मत आना। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वे दुखी मन से बोले। उसके दादा दादी के लिए अब ये गम जीवन भर के लिए था। उनका सबसे प्यारा इकलौता पोता उनसे कभी कभी नहीं मिल पाएगा। इस घटना ने कितना कुछ बदल कर रख दिया था। रमन भी कसकर जी भर के दादा दादी के गले लगा रहा था। इस दौरान वे भी रो रहे थे। उसके माता पिता भी बहुत दुखी थे। कहाँ वे सब सोचकर आए थे। रमन यहाँ महीनों तक रहने वाला था, घूमने वाला था, पर अब तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। रमन के माता पिता ने उस जापानी मोंक शिष्या का अभिवादन किया। उनकी वजह से ही रमन को बचाया जा सका था। फिर वे आखिरी बार उनसे विदा लेने लगे।
इसके बाद वे लोग सुरक्षित प्लेन में बैठ गए और अमेरिका जाने के लिए रवाना हो गए। आखिरी बार रमन अपने दादा दादी को नम आंखों से देखा। वह यहां आना चाहता था, लेकिन उसके दादा ने बोल दिया था कि अब वह यहां कभी नहीं आ सकता। वह मुलाकात उसकी उनसे आखिरी बार के लिए थी। रमन की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी आंखें डबडबा गई थीं। कुमार ने उसके कंधे में हाथ रखा तो वह जैसे वर्तमान में लौट आया। इस कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है दूसरों के लिए, लेकिन जिस तरह से तूने सब एक्सप्लेन किया है वो हम सब ने महसूस किया है। तब जो कुछ भी हुआ बहुत खतरनाक चीज थी वो, कुमार ने कहा। तो उसके दोस्तों ने भी उसकी बातों में सहमति दी। खुद ही सोचो, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कितना प्यार करता था और उस दिन मैं उनसे आखिरी बार मिला था। कहते हुए उसकी आंखें फिर भर आईं। रिम ने सांत्वना से उसके कंधे पर हाथ रखा। थॉमस ने भी बताया कि उसने अर्बन लीजेंड्स के बारे में सुना है। वो अलग अलग तरह के होते हैं, जो कई लोक कथाओं और दंत कथाओं में उनका जिक्र भी है, लेकिन उसने आज तक उन्हें केवल किस्सों कहानियों में ही सुना है। उसका जीता जागता उदाहरण उसने आज ही रमन से सुना, जो कि उसके साथ हो चुका है। लेकिन रमन, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह औरत कौन थी। मतलब वो भले ही अर्बन लीजेंड थी, पर उसका भी कुछ ना कुछ पास्ट तो होगा ही ना हिस्ट्री में। और भले ही तुम उनसे नहीं मिल सकते थे, लेकिन वह तो तुमसे मिल सकती थी ना, रिम बोली, जो खुद सवालों की उलझन में थी। रमन ने उसकी उलझन दूर करते हुए कहा, जैसा कि मैंने बताया था, उसने मुझे चुन लिया था और उस वक्त मेरे दादा दादी मेरे साथ थे। वहां मेरे दादा दादी रहते थे, वह जानती थी। वह मेरे काफी करीबी हैं। उस वक्त मेरे माता पिता वहां मौजूद नहीं थे, तो उसके स्मृतियों में केवल मेरे दादा दादी और मैं ही था। अगर मेरे दादा दादी मुझसे कभी मिलने की कोशिश करते तो वह किसी भी तरह से उनके पीछे लगकर आ ही जाती, उसने कहा। पकड़ने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थे, क्योंकि उनके गांव से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। आसपास के गांवों से बच्चे गायब हो रहे थे और बिल्कुल भी मिल नहीं रहे थे। लेकिन जब उन्हें उसकी करतूत के बारे में पता चला तो वह लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उसे ले जाकर एक बड़े से गहरे तालाब में हाथ पैर बांधकर उस तालाब में धकेल दिया, जहां से वह फिर बाहर नहीं आई। वह बहुत ही गहरा तालाब था। कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर अचानक कुछ दिनों से सफेद कपड़ों में एक महिला दिखाई देने लगी। वह अब केवल बच्चों को ही दिखाई देने लगी थी और वह बच्चों को पो 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 कर आवाज में अपने पास बुलाती और उन्हें लेकर कहीं गायब हो जाती। जिस बच्चे को वह देख लेती वह उसे चुन लेती थी और वह बच्चा गायब हो जाता था। इसके बाद उस बच्चे का क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। वह तांत्रिक क्रिया के वशीभूत होकर मरने के बाद भी वह वापस आ गई थी। उसकी रूह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। बाद में गांव वालों ने उस तालाब में उसकी लाश को ढूंढा, लेकिन उस तालाब से कोई भी लाश नहीं मिली। उसकी लाश कहां और कैसे गायब हुई किसी को पता नहीं चला। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। बच्चे गायब होते और उनका कहीं अता पता नहीं चलता। उसका खौफ हर जगह फैल चुका था। कोई रास्ता न पाकर एक दिन सभी मोंक साधुओं की शरण में गए और उन्हें पूरी बात बताई। फिर उस बला से निवारण के लिए मोंक साधुओं की टोली उस गांव में आई। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से उस पोशिनेमा कुशा की एंटिटी को खींच कर ले आए और वह बंधन में जकड़ गई। इसके बाद उसे कैद कर लिया गया। उसकी एंटिटी को कैद करके उन्होंने उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उस कमरे के चारों ओर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां रख दी गईं, जो कि पूरी तरह से मंत्र उच्चारित थीं। इस वजह से वह पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। उसके बाद सब ठीक ही रहा। कभी फिर कोई अनहोनी नहीं हुई। यह घटना करीब 200-300 साल पहले की थी। उस समय वह अस्तित्व में थी, लेकिन कैद करने के बाद वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उस अर्बन लीजेंड के बारे में सारी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, अगर वह कैद हो चुकी थी तो फिर वह मुझे कैसे दिखाई दी, वह भी इतने सालों बाद। रमन मासूमियत से बोला। उसके पिता ने उसे देखा। वह कुछ सोच रहे थे। फिर एक गहरी सांस भरते हुए वह बोले, तुम्हें नहीं, वह पहले मेरे दोस्त को दिखाई दी थी। शून्य में देखते हुए वह बोले। उनकी पत्नी सुनीता बोली, मतलब पूरी बात बताइए। वह भी अब जानने को उत्सुक थी। मतलब उसके पति को बहुत कुछ पता था, उस अर्बन लीजेंड का इतिहास भी। हालांकि यह सारी जानकारी उन्हें उनके पिता यानी रमन के दादाजी से ही प्राप्त हुई थी। वही बताने जा रहा हूं, वह कुछ सोचते हुए बोले। फिर आगे कहा, आज से 23 साल पहले जब मैं छोटा था और तब हम सब जापान में ही रहते थे। मेरा एक करीबी दोस्त था जॉय, जो एक दिन अचानक से गायब हो गया था। उस वक्त हम दोनों की उम्र 7 साल रही होंगी। उस दिन हम दिन भर खूब साथ में खेले। शाम होने को आई तो वह अपने घर के लिए निकल गया। उसका घर पास ही था, पर दूसरे दिन उसके गायब होने की खबर मिली। अपने बंद कमरे से ही वह गायब हो चुका था। बस कमरे की खिड़की खुली मिली थी उसकी। उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। तब उसकी मां ने बताया था कि वह एक शाम पहले ही बात कर रहा था
कि उसे सफेद कपड़ों में बेहद लंबी सी दिखने वाली कोई अजीब सी औरत दिखाई दी। उसकी आवाज भी अजीब थी, पर उन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। देते भी कैसे? आखिर दंत कथाओं की 300 साल पहले की घटना किसी को याद तो नहीं रहती। वह मिला ही नहीं। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया, लेकिन वह आज तक वापस नहीं आया। कहते हुए वह उदास हो बैठे। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए सबके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब पीछा छोड़ने वाली नहीं थी वह, इसीलिए उसे जापान आने को मना किया गया। फिर रमन ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब हम प्लेन में थे तब मुझे पापा ने सब कुछ बताया था जो वह पहले से जानते थे। पापा ने। तीनों दोस्त हैरानी से एक दूसरे की ओर देखकर साथ बोले, रमन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वह फिर से अतीत की गहराई में खो गया। अभी वह सब प्लेन में थे, सब लोग शांत थे। अभी अभी जो सदमा लगा था उससे उभरना इतना आसान तो नहीं था। इतनी खतरनाक बला से रमन की जान बची थी। रमन की मां सुनीता बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी कुछ सुना नहीं था। उन्होंने न कुछ देखा न कुछ सुना, लेकिन उसके दादा दादी की बातें भी गलत नहीं थीं। वे लोग वापस जापान रिटर्न आ रहे थे जब दादाजी ने कॉल करके रमन के बारे में बताया और तत्काल उन्हें आने के लिए कहा। तब अपनी डेस्टिनेशन टूर को बीच में ही छोड़कर वे लोग तुरंत जापान के लिए प्लेन में बैठ गए। तब प्लेन में उसकी मां को रमन के पिताजी ने सारी बातें बता दी थीं, जितना कि उस समय बताया जा सकता था। इसी वजह से वह बहुत डरी हुई थी। अगर वक्त बेवक्त उसके बेटे को कुछ हो जाता तो। सब चुपचाप बैठे थे। रमन के पिता विक्की कहीं किसी बात में खोए हुए थे। फिर उन्होंने रमन की ओर देखा, जो विंडो से बाहर देख रहा था। वह बिल्कुल शांत था, उदास था, मानो कितना कुछ कहना था उसे और जानना था, पर सब अधूरा सा था। बचपन में तो हर चीज को जानने की जिज्ञासा रहती ही है। फिर रमन इन सब से गुजर चुका था। वह भले ही 9 साल का था, पर वह एक समझदार और जिम्मेदार बच्चा था। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसके पिता ने सामने हवा में देखते हुए कहा। रमन और उसकी मां ने उन्हें आंखें सिकोड़ धकर उलझन से देखा। मतलब आप जानते हैं वह कौन थी? वह बोला तो उसके पिता ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। सुनीता भी ध्यान से अपने पति की ओर ही देख रही थी, क्योंकि उसे भी आज तक उन्होंने कुछ बताया नहीं था। एक गहरी सांस भरते हुए उन्होंने दुख से कहा, मेरे लिए तो यही सदमा है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे लगा अब वह या उसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जब तुम पर गुजरी तब मुझे पता चला। और अब तो तुम दादा दादी से भी कभी नहीं मिल सकते, जिनकी तुम में जान बसती थी। कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। पापा, बताइए ना वो कौन थी? मैं क्यों अब जापान नहीं जा सकता? दादा दादी से भी नहीं मिल सकता? क्यों? रमन बोला, जिसे सब जानना था। मुझे भी बताइए। इतने सालों तक आपने छुपाया मुझसे, सब जानते हुए भी। मुझसे तो कह सकते थे, सुनीता बोली। यह क्या सबको बताने वाली बात नहीं होती? और यह जब हुआ था तब मैं खुद भी छोटा था, पर मुझे लगा अब सब ठीक है, तो मैं तुम्हें बेवजह क्यों बताता भला। पर आज हमारे बच्चे पर सब गुजरी तो मुझे जैसे वह सालों पुरानी बात याद आ गई, उसी अर्बन लीजेंड के बारे में। वह सोचते हुए बोले। अब दोनों उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। फिर आगे उन्होंने कहा, वह एक अर्बन लीजेंड है जो कि एक नेगेटिव एंटिटी होती है, जिसका अस्तित्व दशकों कई सालों पुराना होता है। लोक कथाओं, दंत कथाओं में उनके किस्से कहानियां होती हैं। उन्हीं की वजह से वे अर्बन लीजेंड कहलाते हैं। उन्हीं में से एक थी यह जापान की अर्बन लीजेंड, जिसका नाम पोशिने माकुशा था। तब उस पुराने समय में इसने बहुत तबाही मचाई थी। कहते हैं वह एक हद से भी ज्यादा लंबी औरत थी, जिसके हाथ पैर काफी लंबे थे। उसकी लंबाई सामान्य इंसानों से अलग थी, पर वह सामान्य भी नहीं थी। उसे सफेद रंग से लगाव था। कपड़े भी वह वही रंग के पहनती, पर सिर्फ सफेद रंग से लगाव ही था। जहां सफेद शांति का प्रतीक माना जाता है, वहीं वह एक काली प्रवृत्ति की महिला थी। इसके बारे में कहा जाता है कि वह तंत्र मंत्र किया करती थी। किसी सनक के हवाले उसे अपनी उम्र को बढ़ाना था, और इसके लिए वह तंत्र मंत्र की क्रिया करती थी ताकि वह अपनी उम्र को बढ़ने से रोक सके। इसके लिए वह हमेशा छोटे छोटे बच्चों की बलि दिया करती थी। उसके हिसाब से वह उन बच्चों की उम्र चुरा लिया करती और उसकी बढ़ती उम्र रुक जाती। वह बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। उसके शब्द जब भी मुंह से निकलते तो वह पो 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 जैसी आवाज निकाला करती थी। बस इतना ही वह बोल सकती थी। वह काले तंत्र की झाता थी। गूंगी होने के बावजूद भी उसने तांत्रिक क्रिया में काफी महारत हासिल की थी। उम्र को बढ़ने से रोकने और साथ ही अपनी आवाज को फिर से पाने के लिए वह बच्चों की बलि देने लगी। कहते हैं बलि देने का तरीका भी उसका काफी अलग था। वह बच्चों को लेकर एक दूर सुनसान जगह पर जाती, जहां पर तालाब, झील या नदी झरना हुआ करता था, जो कि आबादी से दूर सुनसान इलाकों में था। वहां पर जाकर वह उन्हें पानी में डुबोकर मार देती थी और उस पानी में खुद भी डुबकी लगाती। बच्चों के शवों को पानी में बहा देती। एक दिन बच्चों की बलि देते हुए उसे गांव के एक चरवाहे ने देख लिया।
उसने यह बात पूरे गांव में बताई, क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चे लगातार गांव से गायब हो रहे थे। फिर एक दिन उसका पीछा करते हुए गांव वाले उस जगह पहुंचे जहां वह बलि देने जा रही थी। गांव वालों ने उसे देख लिया और तुरंत उसे घेर कर पकड़ लिया और उस बच्चे को उससे छुड़वाया। बच्चे के आजाद होते ही वह पागल सी हो गई और उन पर हमला करने की कोशिश करने लगी। वह पो 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 करती आवाज में अजीब तरह से कुछ बोलने लगी। किसी तरह उसे काबू किया गया। फिर खुद को संभालते हुए आगे उन्होंने बताया, उसके बाद और भी कुछ घटनाएं होने लगी, बिल्कुल वैसी ही जो कभी जॉय के साथ हुई थी, और वह बिल्कुल एक तरह की होती। अकेले बच्चों को सफेद कपड़े में हद से भी ज्यादा करीब लगभग 8 फुट लंबी एक औरत दिखाई पड़ती। वह अजीब सी पो 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 की आवाज के साथ उन्हें इशारे से बुलाती और उसी रात वह बच्चे गायब हो चुके होते। तब जाकर वही दंत कथाओं की बात फिर से आग की तरह हर तरफ फैल गई कि वह अर्बन लीजेंड वापस आ चुकी है, वह आजाद हो चुकी है। कुछ विशेष जानकार कहते हैं कि शायद उन मंत्रोच्चारित 4 गौतम बुद्ध की मूर्तियों में से एक गौतम बुद्ध की मूर्ति टूट गई होगी, जिसकी वजह से उसकी एंटिटी उस कमरे से आजाद हो गई और वह फिर से बच्चों को गायब करने लगी। 23 साल पहले जब मेरा दोस्त गायब हुआ, उसके बाद से घटनाएं ऐसी बढ़ने लगीं। तब लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं और मोंक साधुओं, जो उन सभी के अच्छे जानकार थे, उन्हें बुलाकर कई तरह के उपाय किए। उसके बाद से वह कभी दिखाई ही नहीं पड़ी। पर यह भी था कि उसे वापस कैद भी नहीं किया जा सका था। इस बार वह बहुत शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन फिर से सब कुछ बंद हो चुका था, तो लगा कि शायद सब कुछ ठीक है कि अचानक से तुम्हारे साथ फिर यह घटना हो गई। उन्होंने रमन को देखते हुए कहा। दरअसल वह जो अर्बन लीजेंड थी, उसकी एंटिटी बाद में कभी कैद हुई ही नहीं थी। जब से मोक्ष साधुओं द्वारा 300 साल पहले उसे भगवान गौतम बुद्ध की 4 मूर्तियों द्वारा विशेष मंत्र से कैद किया गया था, तभी आखिरी बार वह कैद हुई थी। उसके बाद एक भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूट जाने की वजह से वह आजाद हो गई और उसके बाद उसका क्रम फिर शुरू हो गया। बच्चे गायब होने लगे जो कभी नहीं मिले। बीच बीच में लोगों ने उपाय किए, लेकिन उसे कैद करना अब इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। और बचने का रास्ता यही होता था कि जिस भी बच्चे को वह देख लेती है, अपने लिए चुन लेती है, उसके पास 13 घंटों का ही समय होता है, जिसमें कुछ उपाय करके उस बच्चे को बचाया जा सकता है। जैसे कि रमन के साथ उपाय किए गए थे और उसे सुबह 7 बजे के पहले दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा गया था। अगर वह तब दरवाजा खोल देता तो वह उसे अपने साथ लेकर ही जाती, क्योंकि उसकी आहट उस बच्चे के अलावा और किसी को सुनाई नहीं देती। इस वजह से तब कुछ बच्चे लगातार गायब हुए। पर जब सबकी समझ आया तो उन्होंने विशेष जानकारों की देखरेख में अपने बच्चे को उस बला से बचाया, जिस तरह रमन को बचाया गया था। पर फिर भी कई अबोध बच्चे, छोटे बच्चे, जो उसका सामना नहीं कर पाते थे और वह भी गायब हो ही जाते। आज तक पता नहीं चला कि वह अपने साथ लेकर गए बच्चों के साथ क्या करती है। उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। उस एंटिटी के लिए कोई बंदिश, कोई सीमा नहीं थी। वह घर के अंदर तक आ सकती थी। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं था और वह केवल उसी बच्चे को दिखती थी जिसे वह चुनती। वही उसे सुन सकता था, देख सकता था। बाकी लोगों को सब कुछ सामान्य ही लगता। उसके बाद उस जगह को ही हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ता है जिस बच्चे को वह दिखाई पड़ती है। उस जगह पर जीवन में कभी भी मुड़कर वापस नहीं आ सकता था। साथ ही उस वक्त घर पर उसके दादा दादी थे, इसीलिए वह उनके दादा दादी को अपनी स्मृतियों में पहचान चुकी थी। रमन के माता पिता उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उसकी स्मृति में वह लोग नहीं थे। अपने पिता द्वारा सब कुछ सुनने के बाद रमन जैसे छोटे बच्चे को यकीन करना मुश्किल था कि वह उस बला से बच आया। वह सच में बहादुर था। उसने उस खतरनाक एंटिटी का डटकर सामना किया, पर अपने दादा दादी से जीवन भर दूर रहने की कीमत चुकाकर। उसके पिता को आज तक यह दुख था कि उसके दोस्त को वह हमेशा के लिए खो चुका था, जो कभी उसके बहुत करीब था। और रमन वर्तमान में वापस लौट आया। सब कुछ शांत था। उसके दोस्त रमन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजूबा हो। मतलब इतनी खतरनाक चीज से रमन ने बचपन में जिस तरह सामना किया था, वह वाकई काबिले तारीफ था और बहादुरी का काम था। वरना एक छोटे से बच्चे के लिए रात को एक कमरे में अकेले रहना और उस खतरनाक चीज से सामना करना एक तरह से संभव ही नहीं था। लेकिन सच में रमन में बहुत हिम्मत थी। तो इस वजह से मैं फिर कभी जापान नहीं जा सका और न ही दादा दादी से मिल सका। मैंने उनसे कहा भी कि जापान में न सही, हम इंडिया में तो मिल सकते हैं, लेकिन दादा दादी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा वह मुझे पहचानती है। अगर वह मुझे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मिले तो वह वहां तक भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि उस एंटिटी का काम ही ऐसा था जिसे वह चुन लेती थी, उसे वह लेकर ही जाती थी। वह उसका क्रम था और मुझे उस क्रम से बाहर निकाला गया था। एक तरह से देखा जाए तो मुझे उसके मायाजाल से बाहर धकेला गया था।
अगर कुछ देर की भी देरी हो जाती तो वह कुछ भी करके मुझे लेकर ही जाती थी। इसलिए दादा दादी मेरी फिक्र की वजह से, मेरी लाइफ की वजह से वह हमेशा मुझसे दूर रहे और मैं उनसे दूर रहा। कहते हुए वह उदास हो गया। उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना दी। वाकई में उसने बचपन में बहुत कुछ झेला था और शायद वह भी उस पर यकीन न करते, पर उन्होंने भी अलग अलग तरह के अर्बन लीजेंड्स के बारे में सुना था। पर क्या पता था कि दंतकथाएं एक दिन उनके ही दोस्त के साथ हकीकत में बदल जाएंगी। उसके बाद कुछ सालों तक मैं, मम्मी पापा, हम तीनों ही जापान नहीं गए, लेकिन फोन पर दादा दादी बात करते थे और फोन पर ही बात करके मैं उन्हें याद करता था। उसके कुछ सालों बाद मम्मी पापा दादा दादी से मिलने जापान जाने लगे। सिर्फ मुझे वह लेकर नहीं जाते थे, घर पर मुझे अपने ही किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ छोड़कर जाते थे, क्योंकि तब मैं छोटा था। वह उनसे मिलकर आते और उन्हें कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह उन्हें पहचानती नहीं थी, तो अभी कोई खतरा नहीं था। और न ही दादा दादी को ही कोई खतरा था, क्योंकि उसे सिर्फ मुझसे ही मतलब था। सबसे दुखद बात तो यह थी कि जब मैं 17 साल का था तब मेरे दादाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई और मैं इतना बदनसीब था कि अपने दादाजी के फ्यूनरल तक मैं जा नहीं सका। वहां पर भी मम्मी पापा ही गए बस। कहते हुए रमन का गला रूंध गया था, जैसे कि अब इससे आगे कहने की कोई शक्ति ही न बची हो। न जाने कितने ही सालों बाद उसने आज अपने मन का गुबार निकाला था, जो कि उसके परिवार के अलावा किसी को पता नहीं था। आज अपने अजीज दोस्तों के साथ उसने वह डरावनी घटना साझा की थी, जिससे कि वह कुछ हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत कुछ जख्म भी हरे हो गए थे। जैसे कि उस एंटिटी की याद करके आज भी रमन कांप जाता था, क्योंकि उसकी यादों से उसका वह भयानक रूप, वह भयानक आवाज निकलते ही नहीं थे। फिर उसके अपने सबसे खास दादा और दादी से वह जीवन भर के लिए दूर हो चुका था। अपने दादा को भी आखिरी वक्त में वह देख नहीं पाया था। यह बात उसे हमेशा ही एक टीस की तरह चुभती थी। किसी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी उसने बताया था वह सब सुनकर सभी अचंभित थे। सभी ने उसकी हौसला अफजाई की कि उसने उस चीज का इतना डटकर सामना किया जब वह छोटा था। इसीलिए तुमने आज तक हमें यह बात नहीं बताई, पर कुछ तो हम पर यकीन करते यार, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, सभी ने कहा। तो रमन फीकेपन से मुस्कुराकर बोला, नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह कि मैं इस बारे में या उस दिन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, तो खुद से तो मैं कहने से रहा। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब 2 दिन पहले पिकनिक पर हम लोग आने वाले थे, उससे 1 दिन पहले ही मेरी दादी से बात हुई थी। दादी की इच्छा तो थी वह हमारे साथ आकर रहें। इसी बीच उनके मुंह से निकल गया कि अगर वह घटना नहीं होती तो सब ठीक होता। और अचानक ही मेरे जहन में सारी बातें याद आ गईं और पता नहीं वह सब कुछ मेरे दिमाग में यूं हावी होने लगी कि यहां मुझे हेलुसिनेशन होने लगे। खैर, जो भी है, अब सब ठीक है। रमन ने अपनी बात पूरी की। बातों ही बातों में कब वक्त गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। वह लोग अपने गंतव्य की ओर बस पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी देर में बस शहर में पहुंचने वाली थी। रमन ने फोन करके बता दिया था कि उसके माता पिता चिंता न करें, वह कार से आ जाएगा। फिर जब कॉलेज में बस रुकी तो हमेशा की तरह रिम और रमन कार में बैठकर एक साथ वापस लौट रहे थे। कुमार और थॉमस उनसे मिलकर अपनी अपनी घर की ओर निकल गए थे। कितना मुश्किल होता है ना इन सब बातों में यकीन करना, रिम बोली, जो कि अभी भी कुछ सदमे में ही थी। वही तो, और वह तब तक महसूस नहीं होता है जब तक हम उस चीज से गुजर नहीं जाते। अजीब है ना, इन एंटिटीज को तो कोई मतलब ही नहीं रहता है कि कोई इंडियन है, जापानी है, अमेरिकन है, बस इनका निशाना एक ही होता है। रमन ने खुद से खींचते हुए कहा। और सुनो, वैसे तो तुम लोग बताओगे नहीं कि मैंने तुम सबको ये सब बातें बताई हैं, फिर भी कह रहा हूं मम्मी पापा से, किसी से भी इस बारे में जिक्र मत करना, ठीक है? और मुझे जो हेलुसिनेशन कैंपिंग के दौरान हुए थे उस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, उसने रिम को समझाते हुए कहा। उसने भी अपनी सहमति दी। वैसे कुमार और थॉमस दोनों तो समझदार ही हैं, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। रमन ने तिरछी नजरों से रिम को चिढ़ाते हुए कहा तो रिम खींच गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं समझदार नहीं हूं? रिम ने चिढ़कर उससे कहा। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो मैं क्या फिर? और फिर दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई। वैसे भी वह बात रमन ने जानबूझकर छेड़ी थी ताकि वह खुद को सामान्य रख सके, माहौल हल्का कर सके और उन सब बातों से बाहर निकल सके, क्योंकि वह बात करना भी उसके लिए काफी डरावना ही था। वह लोग अपने घर आ चुके थे। रिम को पहले ही रमन ने उसके घर ड्रॉप कर दिया था। फिर वह घर आया। उसके माता पिता उसकी राह पहले से ही देख रहे थे। आते ही वह उनके गले लग गया। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वह अपने कमरे में चला गया, कहीं वह सपना इधर भी ना आ जाए। खुद में बड़बड़ाते हुए वह कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे में जाकर सबसे पहले वह फ्रेश हुआ। उसके बगैर उसे नींद नहीं आती थी। फिर वह आकर बिस्तर पर पसर गया। जैसे ही उसने करवट बदली, उसके हाथ में एक चीज लगी। उसने उसे उठाया और खुद मुस्कुरा दिया। तो इस वजह से मुझे हेलुसिनेशन हुए थे,
क्योंकि मैं यह साथ लेकर नहीं गया था। उसने चमड़े के पट्टे को देखते हुए कहा। चमड़े का पट्टा जो उसे हमेशा अपने साथ ही रखना था। जब बचपन में उस घटना के वक्त उस महिला ने उसे देते हुए कहा था इसे हमेशा अपने साथ रखना और समय समय पर चमड़ी की पट्टी बदलते रहना, और उसे याद आया कि इतना ध्यान देने के बावजूद भी वह इस पट्टी को ही रखना भूल गया था और इसी वजह से उससे हेलुसिनेशन हुआ उस घटना का। उसने चैन की सांस ली और चमड़े की पट्टी को अपनी आंखों से लगाकर चूम लिया। फिर वह उसे पकड़कर वैसे ही सो गया। आज अच्छी नींद आई थी उसे, वह चैन से सोया था। आज कोई सपना नहीं दिखा, कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ। कैंपिंग के दौरान 2 दिनों से उसकी नींद भी नहीं हुई थी और तब वह थोड़ा परेशान भी था। आज जाकर वह बड़े आराम से गहरी नींद सोया था। दूसरा दिन निकल आया। वह काफी देर तक सोया था। दोपहर होने को आई थी तब जाकर वह उठा। उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना तैयार कर रखा था। रमन के पापा उसे ऊपर उठाने आए थे। रमन ने ऊँघते हुए अपनी आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा तो वह झटके से उठ बैठा। दोपहर 2 बज रहे थे। उसे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, रिलैक्स। थक गए होंगे कैंपिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो खाना तैयार है, मम्मी बुला रही हैं, उसके पापा ने कहा। वह 5 मिनट कहकर आने को बोला। वह उठा और वॉशरूम में गया। फिर कुछ ही देर बाद वह तैयार होकर बाहर आया। उसे तसल्ली थी कि कल कोई सपना नहीं आया। शायद वह चमड़े का पट्टा अपने साथ रखता तो उसे वहां भी वह सपना नहीं आता। ट्रिप तो उसकी अच्छी थी, फिर भी उस सपने की वजह से प्रभावित तो हुई थी। जितना उत्साह वह कैंपिंग को लेकर था, वहां पर जाकर धरा का धरा ही रह गया था उस सपने की वजह से। जब वह नीचे खाना खाने के लिए आया तो उसकी माँ ने बताया कि दादी का फोन आ रहा है। उसे भी याद आया कि हाँ, उसने भी कैंपिंग जाते ही दादी से बात नहीं की थी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और फिर अपनी दादी को फोन लगाने चला गया। उसने वीडियो कॉल लगाया और वह जल्दी ही रिसीव भी हो गया। फिर उसकी दादी और रमन के बीच बहुत देर तक बातें होती रहीं। उसकी दादी रमन को देखकर खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन सामान्य बीत रहे थे। सब कुछ सामान्य था और बढ़िया चल रहा था। रमन रोजाना अपने कॉलेज जा रहा था और उसके दोस्त तो उसके साथ थे ही। बस पिछली बातें जो कैंपिंग के दौरान बस में हुई थीं, उनका जिक्र कोई नहीं करता था। रमन भी यही चाहता था, जो हो गया सो हो गया, अब वह बातें वापस निकल कर ना आए। सब कुछ बढ़िया था, सामान्य था। एक दिन रात का खाना खाकर रमन अपने कमरे में था और वह कोई बुक पढ़ रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो पाया कि उसकी दादी का फोन था। वैसे तो ज्यादातर उसकी दादी उसे वीडियो कॉल ही किया करती थी, लेकिन इस बार उनका फोन आया था। रमन ने भी खुशी खुशी उनका फोन रिसीव किया। हाँ बोलो दादी, हमेशा की तरह उसने शुरुआत की। तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से उसकी दादी की धीमी सी आवाज आई। हाँ दादी, मैं तो ठीक हूँ। अभी दोपहर को ही तो बात हुई थी ना आपसे। वह हंसते हुए बोला। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, उसकी दादी अचानक बोली। वह सोच रहा था कि आज दादी थोड़ा अलग ही बात कर रही हैं, क्योंकि उसकी दादी हमेशा ही उससे खुश होकर बातें किया करती थी। फोन उठाते ही उसकी दिनचर्या पूछती, क्या किया उसने, क्या नहीं। और दोपहर को भी उसकी दादी से बात हुई थी। तब भी दादी काफी अच्छे से उससे बात कर रही थी। अभी दादी काफी धीरे बोल रही थी और उनके सवाल भी बिल्कुल एकटक थे। दादी, आपको तो हम सब ने कहा है कि आप यहाँ आ जाओ। मैं चाहती हूँ तुम ही यहाँ आ जाओ। रमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी दादी बीच में ही बोल पड़ी। रमन यह सुनकर काफी हैरान हो गया। पर दादी कैसे? मतलब आपने ही तो कहा था ना कभी मत आना वहां। हाँ, पर अब आ सकते हो। फिर से वही धीमी सी आवाज आई। मगर दादी, जो कई साल पहले हुआ वह, मतलब क्या अभी वह? कहते कहते रमन चुप हो गया। उसका कहने का वही मतलब था कि क्या अभी भी वहां आना ठीक है, जबकि वह अर्बन लीजेंड कई सालों पहले उसके पीछे पड़ी हुई थी। उस बात को कई साल बीत चुके हैं। तुम बड़े हो चुके हो, उसकी दादी उतने ही ठंडेपन से बोली। रमन को उनकी बातें अब अजीब लग रही थीं कि उसकी दादी तो इतनी धीमे से और एकटक जवाब में बात बिल्कुल नहीं करती थीं। और तो और वह उसे जापान बुला रही थी। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद वह अब उसे वहां क्यों बुला रही है, वो भी यूं अचानक, जबकि वह हमेशा रमन का जापान आना टालती थी। खुद वह भी यहां नहीं आती थी ताकि रमन हमेशा सुरक्षित रहे। यह रमन अच्छी तरह जानता था। दादी विद वो अर्बन लीजेंड, रमन ने अटकते हुए कहा। उसका नाम लेना ही उसे बड़ा अजीब लगता था। और अभी उसकी दादी की अजीब सी बातें। तभी दूसरी ओर पूरी तरह से शांति सी छा गई। रमन अपने जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी दादी अचानक से चुप हो गई। कोई जवाब ना आया। देख वह खुद ही बोला, हेलो दादी, और रमन के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वह अपने बिस्तर पर पीछे की ओर हट गया और डर से फोन की तरफ देखने लगा। फोन अभी भी शुरू था। अभी अभी क्या हुआ था उसकी कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर क्या था वह? वो आवाज,
वही 13 साल पहले की, वही जानी पहचानी भयानक आवाज। तब वह फोन अचानक से कट हो गया। रमन की कुछ समझ ही नहीं आया और वह बड़े ही अजीब तरीके से फोन को घूरने लगा। वह काफी डर गया था। उसने आव देखा ना ताव, वह झटके से नीचे की तरफ भागा। उसे अपने माता पिता को अब बताना ही होगा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे उसकी आवाज फोन पर? नहीं, उसे उन्हें बताना पड़ेगा सब कुछ। सोचते हुए वह उनके कमरे की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, वहां एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। मम्मी, पापा, विद्दी, दादी, वह बोल ही रहा था। तब रमन, उसके मम्मी पापा रोते हुए उसके पास आए। रमन ने देखा वह काफी रो रहे थे और बहुत ही ज्यादा व्याकुल से लग रहे थे। आप रो क्यों बेटा? दादी नहीं रही। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके पापा रोते हुए बोले, और यहां पर मानो उसके पैरों से जमीन सी खिसक गई। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? रमन, जो कि अभी अभी ऊपर से एक भारी डर के साथ नीचे आया था, अपने मम्मी पापा को बताने के लिए कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था, कि यहां पर एक और धमाके ने मानो उसे अंदर तक हिला दिया। दादी नहीं रही। सुनते ही वह मानो सुन्न सा हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या होकर घटा था। अभी अभी वह ऊपर, उसकी दादी, मतलब उसके हिसाब से तो उन्हीं का फोन आया था। जब वह बात कर रहा था तो अचानक से फोन पर वही पोपो की आवाज गूंजी और नीचे अभी अभी उसे पता चला कि उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। वह तो उसके साथ हुई वह अजीब सी घटना बताने आया था, लेकिन नीचे तो मानो एक और अचरज उसका इंतजार कर रहा था, जिसे सुनकर वह अंदर तक दहल गया। उसने उस बात को अब उनके सामने जिक्र नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी दादी, उसकी सबसे प्यारी दादी, उसे छोड़कर जा चुकी थी। रमन, तुम सुन रहे हो ना? उसके पापा ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, क्योंकि वह बुत बना खड़ा हुआ था। हम दोनों अभी के अभी जापान के लिए निकल रहे हैं। तुम्हारे दोस्तों को हमने फोन कर दिया है। जब तक हम 2-3 दिन तक नहीं आते वही तुम्हारे साथ रहेंगे। हमें अब जल्दी निकलना होगा। रमन को समझाते हुए उन्होंने कहा, पापा, मैं भी साथ चलूंगा। रमन व्याकुलता से बोला। रमन, अचानक उसके पिता सख्ती से बोले, यह वक्त नहीं है तुम्हें समझाने का कि तुम वहां क्यों नहीं जा सकते। समझ आ रहा है अभी क्या हुआ है। मेरी मां नहीं रही, तुम्हारी दादी नहीं रही, और मुझे इसी वक्त निकलना होगा। तुम जानते हो ना कि तुम आ नहीं सकते। इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त आते ही होंगे। सख्ती से कहकर वह जल्दी से अपने बैग की तरफ बढ़े, जो कि वह जल्दबाजी में जल्दी जल्दी पैक कर रहे थे। रमन चुप हो गया। कुछ ही देर में उसके दोस्त रिम, थॉमस और कुमार रमन के घर पर थे और अब रमन के माता पिता निकलने ही वाले थे। रमन तो जैसे सदमे में था। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बस आंसू भरी नजरों से वह कभी अपने माता पिता को देखता तो कभी परे देखने लग जाता। बेटा, बी स्ट्रांग। जाने से पहले उसके पिता ने उसे सांत्वना दी। वह सोच सकते थे कि वह कैसा महसूस करता होगा। शायद दुख और डर में उन्होंने कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ गए थे, पर उनके लिए भी यह घड़ी बहुत दुखद थी। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसके माथे को चूम लिया। रमन का ध्यान रखने का कहकर और जल्द ही आने का कहकर वह लोग जापान के लिए निकल गए। बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं था। अचानक से दादी की मौत की खबर सुनकर सभी लोग दहल गए थे। उनके जाने के बाद रमन धम्म से अपने सोफे पर धसक गया, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। उसके दोस्त उसकी यह हालत देखकर समझ रहे थे। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। पहले दादा और अब दादी। खोने का गम तो होगा ही। रमन, हम समझ सकते हैं तुझ पर क्या बीत। उसके दोस्त बोल ही रहे थे। तब मैंने ऊपर फोन पर वह पोपो की आवाज सुनी। दादी बात कर रही थी। अचानक से उनकी आवाज आनी बंद हो गई और अचानक पोपो जैसी आवाज हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे 13 साल पहले उसने मुझे आवाज लगाई थी। बिल्कुल वैसे ही। और फिर दादी की मौत की खबर। रमन एक ही बार में सब बोल गया। उसे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह क्या बोल रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, और यह सुनकर उसके दोस्तों को भी धक्का लगा। तेरा फोन? कुमार ने पूछा। रमन ने अपनी उंगली से कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वह तो अपने में ही खोया हुआ था। कुमार जल्दी से थॉमस के साथ ऊपर गया और उसके कमरे से मोबाइल ले आया, जो कि नीचे अभी भी पड़ा हुआ था। वह नीचे आया और उन लोगों ने मोबाइल चेक किया और तीनों ने ही एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर उन्होंने रमन की तरफ देखा और कहा, तू तो कह रहा था तेरी दादी का कॉल आया था। यह देख, कोई कॉल हिस्ट्री ही नहीं है। लास्ट कॉल तो उसमें मेरी है, जो हमने 5 बजे के आसपास की थी। दोपहर के बाद से तो तेरी दादी से बात ही नहीं हुई। देख, कुमार उसे मोबाइल दिखाता हुआ बोला। और रमन की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि सच में कॉल हिस्ट्री में उसकी दादी का कोई कॉल ही नहीं था। आखिरी कॉल कुमार का था, जो उसने शाम 5 बजे के आसपास बातचीत की थी, और उसकी दादी का कॉल बता रहा था, जो उसने दोपहर को ही उनसे बात की थी।
रमन की तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कहीं वह पागल ना हो जाए। उसके दोस्त उसकी हालत समझ सकते थे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मेरी बात का यकीन करो। मुझे थोड़ी ही देर पहले दादी का कॉल आया था और वह बहुत ही अजीब तरह की बातें कर रही थी। वह मुझे वहां जापान बुला रही थी और जब मैंने उनसे पूछा, जी सब कुछ अचानक से कैसे, मैं वहां कैसे आ सकता हूं आंटी, तो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और अचानक से वह शांत हो गई और फिर अचानक से वही पोपो की खतरनाक आवाज सुनाई दी। रमन हवा में देखते हुए बोला, दादी। रुंधे गले से वह उतना ही बोल पाया। उसने अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया और नीचे फर्श को घूरने लगा। रमन रिलैक्स, थॉमस उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला। अभी तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन वह भी थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन उन्हें रमन का ध्यान रखना था। अब 2 से 3 दिन के लिए उसके मम्मी पापा यहां नहीं थे। उधर जापान जाने के बाद रमन के माता पिता को पता चला कि दादी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वैसे भी वह कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और इसीलिए रमन के पापा रमन के कैंपिंग से आते ही उनसे मिलने जाने ही वाले थे। लेकिन वह इतनी बीमार नहीं थी कि अचानक से वह दुनिया छोड़ दे। लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आया था, इसीलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। वह तो कभी भी आ सकता है। मैं किचन में काम कर रही थी और आंटी हॉल में मैगजीन पढ़ रही थी। उन्हें हमेशा रात को चाय पीकर सोने की आदत थी, इसीलिए मैंने उन्हें किचन से आवाज दी कि उनके लिए चाय अभी बना दूं। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। जब 2-3 बार पूछने पर भी उनका जवाब नहीं आया तो मैं हॉल में आई और देखा कि आंटी सोफे पर बैठी हुई हैं। मैं उनके पास गई लेकिन वह हिल नहीं रही थी और जैसे ही मैंने उन्हें छुआ तो वह एक तरफ लुढ़क गई। मैं बहुत घबरा गई और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और वह इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद मैंने आप सबको कॉल किया। वहां पर जाते ही मेड हैना ने उन्हें पूरी बात बताई। डॉक्टर की रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की पुष्टि थी। वैसे भी हैना कई सालों से दादी का अपनी मां जैसा ख्याल रखती थी। उस पर विश्वास किया जा सकता था। सभी बहुत दुखी थे। फिर दादी की अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं। उनके अंतिम संस्कार में जापान में रहने वाले उनके कई दोस्त रिश्तेदार भी आए। इंडिया से भी उनके कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, लेकिन तब तक रुक नहीं सकते थे। शाम तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब वह वहां पहुंचे तब से ही वीडियो कॉल पर रमन को सब कुछ दिखाया जा रहा था, क्योंकि रमन वहां जा नहीं सकता था, लेकिन आखिरी बार अपनी दादी को वह देख तो सकता था। सारे अंतिम संस्कार की क्रिया के दौरान वीडियो कॉल शुरू ही रखी गई थी और रमन आंसू भरी नजरों से आखिरी बार अपनी दादी को देख रहा था। बीच बीच में वह फूट फूट कर रो पड़ता तो उसके दोस्त उसे संभालते। सारी क्रियाकर्म के बाद सारे मेहमान जाने लगे, लेकिन वहां पर कोई एक रुका था। वह वही थी जिसने सालों पहले रमन की मदद की थी। वही मोक्ष शिष्या, जो कि रमन के दादाजी की दोस्त भी थी और अभी दादी के फ्यूनरल में भी वह आई हुई थी। उसने रमन के माता पिता से कुछ बात की, रमन का हालचाल भी पूछा। उसके बाद वहां से चली गई। सब कुछ निपटने के बाद 2-3 दिन बाद उसके माता पिता अमेरिका वापस लौट आए। उनके लौटते ही रमन सबसे पहले उनके पास गया और अपने पिता से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन तो वह बुत बना खड़ा था। समझ नहीं आ रहा था अचानक से क्या हो गया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी उससे कितनी दूर जा चुकी है, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। न रोज की तरह उनसे अब बातें होंगी। अब तो वहां जाने की वजह ही खत्म हो गई। हमेशा मां को कहता था यहां पर आ जाइए, लेकिन वह सुनती ही नहीं थी। न कभी पापा ने ही सुना। उन्हें डर लगा रहता था कहीं उनके पीछे पीछे वो मनहूस बला ना आ जाए। सिर्फ तुम्हारी चिंता की वजह से वह कभी यहां नहीं आ पाए। और देखो ना, उनकी अंतिम सांस में भी हम उन्हें देख नहीं पाए। उसके पिता बोलते हुए रो पड़े। शाम तक रमन के दोस्त अपने घरों में चले गए थे। वे जानते थे कि अभी रमन और उसकी फैमिली को अकेले छोड़ना ही ठीक होगा। शाम का समय था जब सब लोग हॉल में बैठे थे। सभी चुपचाप थे। अपनी मां को खोने के गम में उसके पिता और रमन अपनी दादी को खोने के गम में गमगीन था। रमन को वह बात बतानी थी। उसने शुरुआत की। बोलना तो पड़ेगा ही। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है, उसने कहा तो उसके पिता ने उसे गौर से देखा। रमन सब कुछ बताता चला गया कि उस रात उसे अचानक से दादी का फोन आया, जबकि वह ज्यादातर वीडियो कॉल में ही बात करती थी। उस दिन वह उससे जापान आने के लिए कह रही थी और जब उसने उनका कारण पूछा तो वह शांत हो गई और फिर अचानक से वही पोपो की आवाज भी आने लगी और उसके हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। फिर जब वह सब कुछ बताने आया तो यहां उसे उसकी दादी की मौत की खबर मिली। सारी बातें उसने विस्तार से बताई। वह बहुत दुखी था। पहले तो उसके पिता यह सब सुनकर बहुत हैरान थे, चिंता में भी लग रहे थे, लेकिन अचानक से उनके चेहरे के भाव बदले और उन्होंने रमन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, रमन, जब हम जापान में थे तो हम उनसे भी मिले थे जिन्होंने कई सालों पहले तुम्हें बला से बचाया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में भी पूछा। बेटा, उनके आधार पर अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है।
लेकिन हाँ, जापान तो तुम कभी जा नहीं सकते। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें कोई खतरा नहीं है सिवाय जापान के। भले ही तुम आज बड़े हो गए हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जो बात तुमने बताई उसके अनुसार तुम्हें उनका जब फोन आया था, लेकिन उसके 10 मिनट पहले ही हमें उनकी मौत की खबर मिल चुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था हम तुम्हें कैसे बताएं। हम यहाँ पर बहुत दुखी थे और चुपचाप अपना बैग पैक कर रहे थे। सोचा जाते हुए तुम्हें बताएं, लेकिन तभी तुम कमरे में आ गए, इसलिए हमें फिर तुम्हें बताना पड़ा। बाकी मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि फिर वह क्या था। तुमने तो बताया ना कि कॉल हिस्ट्री में भी उनका कॉल दिखाई नहीं पड़ रहा था। देखो बेटा, कभी कभी होता है कि हमारा दिमाग भी हमें अजीब तरह के भ्रम देता है। वो दिखाई सुनाई पड़ते हैं। अब इस बारे में मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं, जो कुछ भी था उसे एक भ्रम मानो, और वैसे भी कुछ नहीं रहा। तुम्हारे जापान ना जाने की वजह तो छोड़ ही दो, अब तो वहां कोई वजह ही नहीं रही जब अब वही नहीं रहे। अपने माता पिता को याद करके रमन के पिता भावुक हो गए। रमन उनके गले लग गया। रमन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वह क्या था। क्या उसे फिर से हेलुसिनेशन हुआ था? लेकिन क्या इस तरह से हो सकता है? और यह बात भी अपनी जगह सही थी कि उसकी दादी 10 मिनट पहले ही गुजर चुकी थी, और जब वह नीचे आया वह तो तुरंत था, जबकि जब वह फोन पर बात कर रहा था तो वो उसकी दादी थी ही नहीं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वह एक रहस्यमयी घटना थी जो कभी कभी डायमेंशन में हो जाया करती है? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। रमन ने बाद में कई जगह सर्च किया इस बारे में। उसे पता चला कि ऐसी बातें कभी कभी होती हैं जो कि हम सबसे परे होती हैं। यह किसी दूसरी दुनिया का डायमेंशन हो सकता है जो मानव की बहुत ही पुरानी किसी खास यादों से जुड़ा हो। तब कभी कभी डायमेंशन हो जाते हैं। वह किसी व्यक्ति, घटना, किसी भी रूप में हो सकते हैं। उसके बाद ऐसी कोई भी घटना रमन के साथ नहीं हुई। फिर उस जापानी मोंक शिष्या ने रमन के माता पिता को कहा भी था कि ऐसा कोई खतरा रमन को कहीं नहीं है। बस जापान तो वह आज भी नहीं आ सकता। अब रमन भी मान चुका था कि उस दिन क्या था, जो कुछ भी हुआ था, जो उसके भी समझ से परे था। शायद दूसरे आयाम का डायमेंशन ही हुआ हो। उसने भी उसे स्वीकार कर लिया। अब उसके सिवाय तो उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और रमन धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद से उसके साथ वैसा हादसा फिर कभी नहीं हुआ। पहले अपने दादा और अब दादी दोनों को खोने का गम रमन बखूबी समझ सकता था, और उसकी वजह तो कहीं ना कहीं खुद को मानता था। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसके दादा दादी अपने बेटे से दूर रहे, उससे दूर रहे, अपनी देश अपनी जमीन से दूर रहे। कितनी इच्छा थी दादी की यहाँ पर आने की, वह अच्छी तरह जानता था। लेकिन उसकी दादी भी इसीलिए नहीं आती थी कि कहीं रमन को फिर कोई खतरा ना हो। वह सोचता, काश दादी या दादा यहाँ आने की कोशिश तो करते, देखा जाता तब का तब जो भी होता। लेकिन नहीं, उसके दादा दादी कभी माने ही नहीं, वह आए या ना आए। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं थी कि अगर वह बला आ जाती और रमन कुछ हो जाता तो। उसकी दादी को गुजरे हुए 3-4 महीने बीत गए थे। रमन अपने कमरे में बैठा हुआ था और फोन गैलरी में तस्वीरों को बार बार आगे पीछे कर रहा था। वह अपनी बचपन की तस्वीरें देखता जिसमें वह अपने दादा के साथ है, खुश है, दादी के साथ मस्ती कर रहा है। फिर दादी के साथ वीडियो कॉल करते हुए उसकी स्क्रीनशॉट और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी वह देख रहा था। फिर उसके दादा दादी की एक फोटो थी जिसमें दोनों बहुत ही खुश थे और मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उस फोटो पर रमन अपना हाथ फेर रहा था और उसे अपने दादा दादी की बहुत याद आ रही थी। जब वह 17 साल का था तब उसने अपने प्यारे दादाजी को खो दिया। तब भी वह अपने दादा से आखिरी बार देखने तक नहीं गया, और उसके बाद अब अपनी दादी को खो दिया और उनके भी फ्यूनरल तक में वह जा नहीं सका। सबकी वजह वही मनहूस बला थी, वही अर्बन लीजेंड जिसकी वजह से उन सब की जिंदगी ही बदल गई थी। उसके दादा दादी को जिंदगी भर अपने बेटे, बहू, पोते से हमेशा अलग रहना पड़ा। मिलने की आस होते हुए भी मिलना टालना पड़ा ताकि वह रमन को सुरक्षित रख सके। उसे बहुत दुख होता था कि उनकी उम्र के साथ उन्हें कितनी जरूरत थी, फिर भी वह साथ नहीं रह सकते थे। वह सोचता, काश वह सारी परिस्थितियों को बदल पाता, लेकिन अब फायदा क्या? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वहां पर जाने की वजह तो दूर, वहां का नाम लेना भी कोई मतलब का नहीं था। वहां कोई नहीं था उसका अपना। वह तस्वीर देखता हुआ उसमें हाथ फेर रहा था और भीगी पलकों से उन्हें निहार रहा था। एक घटना ने रमन और उसके परिवार की जिंदगी को किस तरह से बदल कर रख दिया था, यह वही जानता था। उस जापानी अर्बन लीजेंड की वजह से जीवन भर रमन अपने दादा दादी से दूर रहा। उनके अंतिम सांस में भी वह उनके पास नहीं रहा, जबकि आज वह जिंदा भी उनकी वजह से था। वरना वह मनहूस बला उसे उस दिन ले ही जाती अगर वक्त पर दादाजी उपाय ना करते। अब रमन उस घटना की डरावनी यादों से भागता नहीं था और ना ही वह उसके जिक्र से ही डरता था। उसे कोई फिक्र नहीं थी, अब तो कोई वजह भी नहीं थी। अब उसने अपने आप को मजबूत बना रखा था।
लेकिन उसे याद भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह एक नासूर की तरह याद बनकर चुभती थी। और वही उसके दादा दादी की यादों में वह कभी हंसता तो कभी मुस्कुराता तो कभी दुखी हो जाता। उनके अंतिम दिनों की याद को करते हुए कौन सोच सकता था कि वह घटना रमन के परिवार की जिंदगी इस तरह बदल के रख देगी। वैसे भी घटनाएं कभी सोचकर थोड़ी ही आती हैं, वह तो हो जाती हैं अचानक, कहीं भी, कभी भी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अगली नई कहानी का पता चलने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।